के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक अच्छा दिन, एक सूदिंग डे। हालांकि डे हाई से हम थोड़ा नीचे जरूर आए हैं, लेकिन ज़्यादातर समय निफ्टी ने 26,000 के करीब ही स्पेंड किया है। बैंक निफ्टी में रैली है, IT में रैली है, और आज एक अच्छी बात, मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली है। तो अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी आज कहा जा सकता है। चलिए शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मैं और आशीष रहेंगे इस शो में। आशीष, गुड आफ्टरनून आपको भी। गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के यस। मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार में बुल्स का जोश हाई। निफ्टी 150 पॉइंट की तेजी के साथ 25,950 के करीब। रिलायंस, भारती, HDFC बैंक और SBI ने भरा जोश। निफ्टी बैंक भी 300 पॉइंट ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस। हालांकि इंडिया विक्स भी करीब 8% उछला। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और चार्ट GPT पड़े सटीक। उम्मीद मुताबिक नतीजों से कोफोर्ज भागा। शेयर 4% से ज्यादा चढ़कर FNO का टॉप गेनर बना। साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज और ऑरबिंदो फार्मा में मजबूती। वहीं स्पॉटलाइट शेयर PI इंडस्ट्रीज में तेजी। उधर चार्ट GPT, हिंडाल्को, वेदांता, कमिंस, फीनिक्स मिल्स, बिरला सॉफ्ट, ये सब भी चले। रियल एस्टेट, PSU बैंक, ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा तेजी। तीनों इंडेक्स 1 से 1.5% मजबूत। साथ ही कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में रफ्तार। IT, मेटल्स और NBFCs में भी रौनक, लेकिन डिफेंस और FMCG में हल्का दबाव। AGR मामले में वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट बोला सरकार चाहे तो AGR पर पुनर्विचार कर सकती है। ये पॉलिसी का मामला। शेयर 3% ऊपर। दूसरे टेलीकॉम शेयरों में भी रौनक। भारती पहुंचा लाइव हाईज पर। इंडस टावर में भी 3% की बढ़त। और नतीजों के बाद SBI लाइफ का शेयर भागा 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। उधर कमजोर रिजल्ट से SBI कार्ड FNO का टॉप लूजर बना। साथ ही रिजल्ट के बाद कोटक बैंक में भी मुनाफा वसूली। वहीं खराब Q2 से Zentek करीब 5% टूटा। कल आएंगे ऑटो दिग्गज TVS मोटर्स के रिजल्ट्स। 45% बढ़ सकता है TVS का मुनाफा। मार्जिन्स में भी सुधार संभव। साथ ही श्री सीमेंट, JSL समेत वायदा की 4 और कंपनियों के रिजल्ट्स का रहेगा इंतजार। और शुक्रवार को खुलेगा आईवेयर दिग्गज लेंसकार्ट का IPO। 7,000 करोड़ से ज़्यादा जुटाने की तैयारी। 382 से 402 रुपये है प्राइस बैंड। CNBC आवाज़ पर बोले कंपनी के CMD पीयूष बंसल। चश्मे के बाजार में आगे ग्रोथ के बड़े मौके। चलिए शो की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मार्केट में तेज़ी है, रौनक है। थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हम कूल ऑफ हुए, लेकिन अब वापस एक अपटिक बन रही है। जब मैं ये ग्राफिक्स भेजे थे आशीष, तब हम करीब 25,930, 925 पर थे। वहाँ से वापस एक अपटिक आई है। तो साफ तौर से थोड़ी सी रेजिस्टेंस है करीब 26,000 पर। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ है, आज मिड कैप इंडेक्स शानदार और परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, एडवांस डिक्लाइन 1:1 का ही है, लेकिन इंडेक्स में तेज़ी है। मिड कैप इंडेक्स जो काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, करीब 1% ऊपर है। स्मॉल कैप इतना नहीं चले, इस वजह से एडवांस डिक्लाइन में वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन मिड कैप इंडेक्स वहाँ पर तेज़ी है, करीब 1% के करीब की। स्मॉल कैप देखिए आप 3/4% ही ऊपर है। इसके अलावा बैंक निफ्टी भी ऊपर है, लेकिन एक थोड़ा सा रिस्क बन रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, पहले भी गिरा था, आज भी थोड़ा सा गिरा है कोटक। इसने थोड़ा सा प्रेशर डाला, करीब 1.5% कोटक नीचे है। और ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की जो राहत है, उससे पूरा का पूरा टेलीकॉम स्पेस जो है उसमें एक शानदार मूव आपको देखने को मिला। वोडा आइडिया 10.5 तक गया, वहाँ से फिसला, लेकिन भारती ने ऑल टाइम हाई लगाया। रिलायंस नए हाई पर है, हालांकि रिलायंस के चलने के अपने कारण है, लेकिन रिलायंस भी आप देखें तो शानदार तेज़ी दिखा रहा है। लेट्स वेट एंड वॉच कि आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा फिर हमारे लिए। बेहद इंटरेस्टिंग अब तक का यह सेशन रहा है, तो ऑब्वियस है कि आखिरी का 1.5 घंटा दिलचस्प रहने वाला है। सारे पहलू टटोल लेंगे हम लोग। और पिछले हफ्ते के सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मामला डगमगाया था थर्सडे फ्राइडे का, तो बहुत बढ़िया कमबैक करते हुए भारतीय बाजार आज इस मंडे के सेशन में। निफ्टी स्क्रीन्स पर है। आज सुबह की चर्चा याद आ रही है मुझे। 26,000 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस होगा।
हालांकि जो बाय, क्योंकि गैप के साथ खुले तो बाय जोन्स तो नहीं आए, लेकिन एक मेंशन बात करी गई थी कि 26,000 पे रिजेक्शन अगर फेस कर रहे हो तो चाहें तो स्टॉप लॉस के साथ एक बार दिन के दौरान बेचने के मौके ढूंढिएगा। और मार्केट वहां से फिर एक बार अच्छे खासे कूल ऑफ हुए, 26,006 तक गए थे। उसके बाद अभी जैसे चर्चा हो रही थी कुछ देर पहले, तो अच्छे खासे डाउनसाइड थे, 70-80 पॉइंट मिल गए थे हमको। अब थोड़ा बहुत रिकवरी के मोड में। तो जैसे सुबह टेम्पलेट डिस्कस हुआ था, एक्ट तो मार्केट्स वैसे ही कर रहा है। लेकिन ये अब मार्केट्स का ऑलमोस्ट 3/4 सेशन हो चुका। इस चाल को देखते हुए आपके व्यूज, और अब क्या लेवल्स होंगे जो हम वॉच पे रखें? देखिए, मार्केट में तेजी की वो ट्रेड है इस समय आशीष। एफआईज शॉर्ट करके फंस चुके हैं और बुरा फंसे हैं वो। और एक पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि यहाँ से शॉर्ट रोल ओवर ना हो। आई थिंक मुझे लग रहा है जो 25% का हमारा नेट लॉन्ग था, आज मुझे लग रहा है कि हम शायद 30% क्रॉस कर लें, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। और कल अगर मेरी रीडिंग सही है और अगर एफआईज ने अपनी पोजीशंस को रोल ओवर नहीं किया तो शायद वो नेट 50-50 वाला मामला भी हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। एटलीस्ट एक चीज़ तय है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में हम बहुत कम शॉर्ट पोजीशन से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली सीरीज हमने 1,76,000 शॉर्ट से स्टार्ट की थी, वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप मान के चलिए लाख से कम शॉर्ट पे हम शुरुआत करेंगे। हो सकता है कि हम उससे भी कम 40-50 हज़ार से भी कम शॉर्ट पोजीशन पे नई सीरीज़ की शुरुआत करें। एक रिस्क मार्केट के लिए ओपन होगा अब यहाँ से, वो है अर्निंग सीजन का सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ अच्छा रहा हमारे लिए, ब्यूटीफुल रहा फर्स्ट हाफ। 15 तारीख से 30 तारीख तक का जो फर्स्ट हाफ होता है वो, लेकिन 30 तारीख के बाद का जो सेकंड हाफ होता है वो नोटोरियस होता है। उसमें नॉर्मली बैक बेंचर्स आते हैं, तो उस पर मार्केट की नज़र रहेगी। और दूसरी मार्केट की नज़र रहेगी ट्रेड डील पर, क्योंकि ऑल सेड एंड डन वो ट्रेड डील अभी भी मार्केट के लिए एक बड़ा क्यू है। वो 15-16% के टैरिफ पर अगर मामला बैठा तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली हमारे लिए। जब तक 25,800 के ऊपर हैं, बड़ा ट्रेड लॉन्ग ढूंढने का ही है और बाय ऑन डिप्स का ही है। निफ्टी पर इनफैक्ट अब नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा 25,800 का ही है। आज का लो 25,827 है, बस उसके नीचे का 25,800 का एक स्टॉप लॉस रखें, लॉन्ग रहें। 25,850 से 25,900 तक की कोई भी गिरावट मिले अगर आपको, तो उसमें आप ऐड करें अपनी पोजीशंस को। रेजिस्टेंस जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 26,000 से 26,100 पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 57,500 57,800 का। लेकिन आज बैंक निफ्टी जिस तरीके से चला है और जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने अपने वापस मोमेंटम गेन किया है, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो इसके लिए 58,200 से 58,500 आई थिंक ये एक पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में इमर्ज हो रही है आशीष। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लेवल्स अब यहां से होते हुए सुबह की स्ट्रैटेजी सटीक पड़ती हुई और मन खरीदारी करने का ही बनाना है, ये सुबह भी चर्चा हुई थी। हाँ, अटकेगा तो आप चाहें तो इंट्राडे ट्रेडर्स उस अटकने का फायदा उठा सकते हैं, वो अटकने का फायदा हमने बनाया। अब ये लेवल्स यहां से वॉच करने के लिए, कल मंथली एक्सपायरी, खड़े हम पेनल्टीमेट सेशन के आखिरी 1.5 घंटे में, तो एक्शन आई एम होपिंग पिकअप होता हुआ आपको अब सेशन के दौरान नजर आएगा। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, अब तक तो क्या था, वोडाफोन वाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला टले जा रहा था। आज कुछ मीठी सामने आया, आज सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया एजीआर मैटर के रिव्यू के लिए, मतलब गवर्नमेंट रिव्यू कर सकती है, हरी झंडी हाईएस्ट कोर्ट से आती हुई। आप कैसे देख रहे हो वोडाफोन आइडिया के इस डेवलपमेंट को, और अब वोडाफोन आइडिया के लिए अगला कदम क्या होगा अब यहाँ से? आज देखिए, आज मुकुल रोहतगी जी भी थे, तो मुझे लग रहा था कि आज फीलिंग आ रही थी कि आज वो शायद कुछ ना कुछ में आएगा। वैसे आप कोर्ट का ना पूरा प्रोसीडिंग्स आप लाइव देख सकते हैं, तो जैसे मैं लाइव देख रहा था, काफ़ी हंसी मजाक भी हुआ। वो चीफ जस्टिस ने पूछा, मुकुल जी कहाँ पे हैं आप, गोवा में हैं क्या, बैकग्राउंड तो दिख नहीं रहा। अच्छा, बोले नहीं सर मैं गोवा में नहीं हूँ, लेकिन मैं इंडिया से बाहर हूँ। बोले अच्छा ठीक है, छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं आप। अच्छा देखिए, एक चीज़ बताऊँ आपको, वोडाफोन आइडिया का ना एक बार एक महीने का चार्ट देखते हैं, 1 महीने का या 2 महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो उससे आपको एक चीज़ पता चलेगी। ये स्टॉक चला है अब काफ़ी, इसका 52 वीक लो करीब 6.5 रुपये करीब था। आई थिंक 6.5 रुपये से करीब 10 रुपये के करीब की रैली हुई है। देखिए 6.5 से करीब 10 रुपये की रैली हुई है। लेकिन जो सबसे ख़राब टाइम था ना वोडाफोन आइडिया का, सबसे ख़राब टाइम वो बीत चुका है अब। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अब यहाँ पे ये देखना होगा कि कंपनी को राहत कैसी मिलती है और कितनी मिलती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अरे देखिए, 11 रुपये में बहुत लोग फंसे हैं। 11 रुपये पे एफपीओ था। आशीष, हमारा व्यू क्या था, हमने 11 रुपये पे एफपीओ पे अप्लाई करने की बात की थी। 16-17 रुपये पे हमने कहा था अब आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और 16-17 रुपये से हम लगातार, हमने 16-17 रुपये से हमारा नेगेटिव व्यू था। तो 16 से 17 से हमने नेगेटिव व्यू लिया था। 7 रुपये पे जब वो स्टॉक आया था, 7 रुपये पे हमने उस नेगेटिव व्यू को अपना खत्म किया था। हमने कहा था कि अब ठीक है, अगर आपने अब तक नहीं बेचा तो अब क्या बेचेंगे, अब नहीं बेचा तो अब बैठे रहें, 7 रुपये पे बेचने का कोई मतलब नहीं है। 7 रुपये पे हमने अपना नेगेटिव व्यू खत्म किया था। अब
10 से 11 के बीच में इसमें बहुत सप्लाई आएगी। आज की वॉल्यूम देखिए आप, 280 करोड़ का वॉल्यूम है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, इसमें बहुत लोगों ने पोजीशन बनाई थी, ऐसा नहीं है। पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे F&O की पोजीशन देख लीजिए, बहुत लोगों ने इसमें पोजीशन बनाई थी और बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड भी था। 280 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है तो मतलब F&O में कितना वॉल्यूम हुआ है, गजब वॉल्यूम हुआ है। तो काफ़ी लोग आज प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे जिन्होंने 7 रुपये पे लिया है, जिन्होंने एवरेज किया है वो भी उस हिसाब से कर रहे होंगे। अब डिपेंड करता है कि 10 से 11 आसानी से नहीं क्रॉस होगा। 11 रुपए पे 11 एफपीओ प्राइस, 11 रुपए एफपीओ वाला प्राइस है। जिस दिन ये स्टॉक 11 के ऊपर सेटल हो गया, वहां मुझे लग रहा है कि सेकेंड राउंड ऑफ तेजी शुरू होगी। मतलब ये सब सेलिंग एब्जॉर्ब कर जाए, जब ये सब सेलिंग ऑब्जॉर्ब कर ले। अभी के लिए आपको 10 से 11 के बीच में, अगर आपने 7 रुपए पे लिया है तो बहुत लोग 10 से 11 के बीच में बेचेंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन अब अगर 11 रुपए के ऊपर निकल जाए और 11 रुपए के ऊपर अगर टिक जाए, तब जाकर अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक रिलीफ प्ले आउट होगा। और कैसा रिलीफ प्ले होगा ये भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। कुछ देर में यतिन के साथ हम डिस्कस करेंगे इसको, थोड़ा सा थ्रेडबेयर, इसकी वैल्यूएशन वगैरह, क्योंकि देखिए अगर तो अब डेट तो कंपनी की पूरी तरीके से सरकार इक्विटी में कन्वर्ट कर चुकी है, जो एजीआर वाली डेट है। अब अगर एजीआर, मान लो ये कह दिया जाता है कि चलिए 10 साल तक अब हम आपसे एजीआर वापस नहीं मांगेंगे, बट इन दैट केस वो तलवार लटकी हुई है आगे जाके, बट वो सेलेक्टिवली नहीं होगा ना। फिर वो भारती कहेगी कि मुझे भी दो, फिर मैं अकेला आप आइडिया क्यों दे रहा हूँ, फिर भारती को भी देना पड़ेगा वो। तो ये सरकार को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा किस तरीके से रिलीफ देना है। लेकिन जो वर्स्ट फेज था ना वो निकल चुका है यहाँ पर, और ये एक व्यू रहेगा इस पे ना। बिल्कुल ठीक। वोडाफोन एफपीओ पे सब्सक्राइब करना, 15-16 के आसपास मुनाफा बांध के भूल जाइए, स्टॉक से दूर रहिए। ये रिटेल के लिए नहीं है, अब ये लगातार बातचीत हुई थी, कूल ऑफ होते होते कहाँ 7-6 रुपए तक आया। अब नजरिया बदला हुआ है हमारा, अब लेकिन वॉच पे रखेंगे ये 10 से 11 के बैंड के ऊपर कन्विंसिंगली मूव करना शुरू करे, वो सप्लाई प्रेशर अब्सॉर्ब हो जाए तो शायद नेक्स्ट लेग ऑफ मूव आए। ऑलरेडी ये स्टॉक 6-6.5 रुपए से अब 10 रुपए के आसपास आ चुका है। बढ़िया, वोडाफोन की ये जर्नी मैप करी और ये आज का अपडेट भी शेयर कर दिया आपके साथ। आएंगे टेलीकॉम स्टॉक भारती वगैरह पे, आगे बातचीत होगी जब पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन वोडाफोन और टेलीकॉम से याद आया, अब यहां से कौन सी पॉकेट्स, कौन सी थीम्स, क्या कौन मार्केट लीडरशिप ड्राइव कर रहा होगा, किसके पास होगी वो कमान? आई थिंक मार्केट में लीडरशिप अभी भी मेरा ये मानना है कि लार्ज कैप्स के साथ है। और लार्ज कैप में भी अगर आप देखें आज का निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखें, ये अपने आप में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी कह रहा है। मैं बार बार लोगों को एक चीज़ बोल रहा हूँ, इस साल बड़ा पैसा कैसे बनेगा। आप निफ्टी के टॉप 3 कंट्रीब्यूटर देखिए, तीनों अपने अपने सेक्टर के लीडर्स हैं। रिलायंस, भारती, HDFC बैंक है। चौथे को भी अगर आप अलग सेक्टर मान ले, जो PSU बैंक है, SBI, चारों अलग अलग सेक्टर के अपने लीडरशिप स्टॉक्स हैं। इस साल आप लीडर्स के साथ रहें और इस साल आपका सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा अगर आप निफ्टी लेकर रोल ओवर करते रहेंगे तो। और देखिए हम हायर हाइज हायर लोज की बात करते हैं, बीच बीच में निफ्टी में 200, 250, 300 पॉइंट की करेक्शंस भी आएंगी, ऐसा नहीं है। और वो बीच बीच में थर्सडे वाले सेशंस भी होंगे जिसमें मार्केट ऊपर खुल के उसके बाद नीचे आएगा और कुछ लोगों को मौका मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसे दिन आते हैं जिसमें लोगों को थोड़ा मौका मिलता है ट्रोल करने का, तो उसमें वो ट्रोल भी करेंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन इसके अलावा अगर जो बड़ा व्यू मैं लेके चल रहा हूँ निफ्टी पर कि एक साल में, अगर मेरा एनालिसिस सही है आशीष, और अगर ग्लोबल मार्केट में कोलैप्स नहीं आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लोबल मार्केट में कोलैप्स नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो अगर एक साल का आपका व्यू रखेंगे तो 30,000 आप निफ्टी पे बड़े आराम से देख सकते हैं। तो सोचिए कितना पैसा बन सकता है निफ्टी में, सिर्फ अगर आप अपनी पोजीशंस को रोल ओवर करते रहें और कुछ नहीं तो निफ्टी का एक ETF लेके बैठ जाएं। स्टॉक स्पेसिफिक ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा ना, बीच बीच में बैंक्स चलेंगे, बीच बीच में IT चलेगा, कभी हो सकता है FMCG चल जाए, उसको ना हम पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे और ना ही हम पिन पॉइंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, निफ्टी को कोई ना कोई चलाता रहेगा। कभी ट्रेड डील आ जाएगी, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, निफ्टी चलता रहेगा। तो निफ्टी में 30,000 तक का व्यू है, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको समय देना होगा। बिल्कुल ठीक, ये है भाई साहब 30,000 का व्यू नए संवत के लिए लिया था, वो इंटैक्ट है, रिआइट्रेट होता रहता है और बाजार बढ़िया मूव्स डिलीवर कर रहा है। इस नए संवत की शुरुआत तो बढ़िया हुई नए साल की। खैर, अच्छा, वो जब आप वो दिखा रहे थे कंट्रीब्यूशन प्लेट, तो इन्फी लाल में था। एक बात बता दूं, इन्फी का स्टॉक रखिएगा, आज 23 रुपए एक्स डिविडेंड हुआ है, इसीलिए इन्फी बिल्कुल, इन्फी एक्चुअली फ्लैट है, 1.5% जो गिरा है सिर्फ एक्स डिविडेंड है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि TCS चल रहा था, इन्फी सुबह से पस पड़ा हुआ है, वो इस रीजन के चलते। खैर, अब बढ़िया सी मार्केट्स के इंपॉर्टेंट चीज़ों पे तो चर्चा हुई है,
पैनल भी जुड़ने वाला है। शो का टीज दे देता हूं आपको। फंडामेंटल्स पे बात करने के लिए कोलकाता से SMIFS के शरद अवस्थी साहब होंगे। बढ़िया टेक्निकल कॉल्स, टेक्निकल बातचीत करने के लिए गाबा सर, मानस जी, सतपुते साहब, पालविया साहब, शिल्पा जी, सौमिल मेहता, सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आ रहे हैं। साथ साथ 2:15 एक बार इन लोगों से अभी शुरुआत में पिक्स ले लेंगे, उसके बाद वोडाफोन आइडिया की अभी हमने चर्चा करी, हर पहलू टटोलेंगे। इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, सरकार का सब कुछ क्या हुआ असीम से जानेंगे आज कोर्ट्स में। और उसके बाद इसी वोडाफोन पे थ्रेडबेयर डिस्कशन करेंगे यतिन के साथ। वैल्यूएशंस कैसे स्टैक अप हो रहे हैं, किस तरह का मार्केट शेयर है, क्या समीकरण बैठ सकते हैं, ये चर्चा हो रही होगी। फिर कल आने वाले नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे वायदा के नंबर्स कल भी आने, निफ्टी के नंबर्स अभी नहीं है, सेकेंड हाफ ऑफ द वीक आ रहे होंगे। तो टीवीएस मोटर इंपॉर्टेंट, दीपाली से जानेंगे टीवीएस मोटर्स से क्या एक्सपेक्टेड है। श्री सीमेंट्स के नतीजों पर बातचीत होगी कंचन के साथ। और उसके बाद गौरव जुड़ेंगे, गौरव जवलकर, जो बताएंगे Q2 में, क्योंकि अब सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स के नंबर्स आ गए। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, कैसे स्टैक अप हो रहे हैं ये नंबर्स। उस नंबर्स के बाद उनका अपना आंकलन क्या है, प्लस फिर उसके बाद कंचन वापस जुड़ेंगी। कई सारे IPOs के लॉक इन्स खत्म होने जा रहे हैं। लॉक इन खत्म होना मतलब कई सारे शेयर्स फ्री अप होंगे ट्रेड के लिए, इसीलिए सब स्टॉक्स रडार पे आएंगे। वो लाइनअप क्या है वो कंचन बताएंगे। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज इस शो में ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य साहब होंगे। त्रिदीप से मार्केट के आउटलुक, थीम, स्टॉक्स तो नहीं, थीम्स तक उतरेंगे, सारी बातचीत करेंगे। यतिन जुड़ेंगे उसके बाद डीलिंग रूम चेक के लिए, क्या डीलर्स के रडार पे है। उसके बाद अभी हमने एक अपफ्रंट बढ़िया स्ट्रैटेजी करी थी, देखते हैं अभी आखिरी 1.5 घंटे के बाजार के 1 घंटे के मूव्स, 3 बजे, 3-3:15 बजे के आसपास फिर से मार्केट की स्ट्रैटेजी को हम लोग रिविजिट करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के साथ। और इसी बढ़िया सा पैनल जो दिखा था आपको कुछ देर पहले, इन्हीं के साथ आज के BTST STBT आइडियाज जो भी होंगे वो चर्चा में आएंगे। अच्छा, अब दिखाता हूं जरा ट्रेंडिंग स्टॉक्स, उसके बाद पैनल से उनके पिक्स जानेंगे। पहले जरा तेजी, मूड अच्छा है तो तेजी वाले स्टॉक्स दिखाइए डायरेक्टर साहब, लाइए। SBI लाइफ नंबर्स बाजार बंद होने से पहले कल आए थे, नंबर्स अच्छे थे, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है H2 अगली छमाही में भी ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। स्टॉक 3% मजबूत, निफ्टी के टॉप गेनर्स में। भारतीय एयरटेल, सुबह चर्चा हो रही थी, किसिंग डिस्टेंस दूर है रिकॉर्ड हाई से। वोडाफोन आइडिया के वर्डिक्ट का कमाल देखिए, भारतीय 2.5% ऊपर। ग्रासिम, ये वोडाफोन को में होल्डिंग्स भी रखते हैं, 2.5% मजबूत ये भी। इटर्नल 2.25% का उछाल, बढ़िया स्टॉक्स जो आज अच्छे मूव्स दिखाते हुए। इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स पे कोशिश करेंगे, पैनल के साथ बातचीत भी हो रही हो। सरकारी बैंक्स में कई सारे एक्शन में, बैंक ऑफ इंडिया इस समय स्क्रीन पे। कुफोज सुबह का बिग स्टॉक भी था, बढ़िया नतीजे डिलीवर कर रहे हैं, थम्स अप आया था, 4% उछाल। इंडस टावर, वोडाफोन, हर तरफ से इसके लिए उसका बचे रहना बड़ा इंपॉर्टेंट। खैर इसके नंबर्स भी आने 3% ऊपर। पीबी फिनटेक, मेरे ख्याल से गाबा सर का आज का वो क्विक सिंगल था, 3% उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। लाइए प्लेट फ्लिप करिए। अब जरा दबाव वाले स्टॉक्स, कोटक महिंद्रा बैंक, फ्राइडे को भी 1.5% दबाव था, अहेड ऑफ नंबर्स, पोस्ट नंबर 1.5% और कमजोर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चल पा रहा है, 1.5% कमजोरी। बजाज फाइनेंस में दबाव, ONGC कूल ऑफ होता हुआ। फ्राइडे को अच्छे मूव से ONGC ऑयल इंडिया में, आज 2/3% दबाव के साथ। SBI कार्ड्स, नंबर्स पसंद नहीं आए, 3% का दबाव है। ब्रिटानिया 2.5% कमजोर। सुप्रीम इंडस्ट्री 1.25%, इसके रिजल्ट्स खराब थे। और दिवीज लेबोरेटरीज 0.25% के आसपास की कमजोरी। बिल्कुल, चलिए तो ये इस समय कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स। कोटक में मैं बात बताऊँ, मामला ना मुझे लग रहा है कि सिर्फ रिजल्ट का नहीं है, शायद कुछ और है, थोड़ा स्पेकुलेट नहीं करेंगे इस पर। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक 0.2% नीचे। वैसे खैर आज सुबह लग रहा था कि गिरेगा स्टॉक, क्योंकि नंबर्स थोड़े से फीके थे, और हालांकि पहले भी गिरा था लेकिन फिर भी गिरा स्टॉक। चलिए काम करते हैं, अब हमारा पैनल तैयार है और शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। आप सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय आपकी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए लॉन्ग साइड में ट्रेड रहेगा पीएनबी पे। पीएनबी पे में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, स्टॉक फ्यूचर्स अराउंड 118 119 है,
तो यहाँ पे मुझे लगता है आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 116 का मेंटेन कीजिए। ये एक ब्रेकआउट पे है 122 से 125, इसके आपको नवंबर सीरीज में टारगेट आते हुए दिखने चाहिए। सीरीज का पिक कह लीजिए शिल्पा जी की तरफ से आता हुआ पंजाब नेशनल बैंक 116 के स्टॉप के साथ तेजी करने का मन। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। रडार पे क्या? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। सुबह इसका जिक्र किया था, ये स्पॉट किया था अनुज ने। टेक ट्रेड करा है 140 रुपीज 65 पैसे पर। स्टॉप लगाएंगे करीब 139.50 का, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 रुपए का है। टारगेट होगा 145। जब 145 चला जाएगा तो न्यू हाई बन जाएगा। और हमने सुबह भी बात किया था 150 तक का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन ये न्यू हाई बन जाएगा क्योंकि ऑल टाइम हाई 144.50 है। मैटर ऑफ टाइम, अशोक लेलैंड अप मूव ऑन। अशोक लेलैंड अब मूव ऑन है यहाँ पर ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ। मानस जी, गुड आफ्टरनून। मानस जी, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की राय रहेगी। बैंक ऑफ इंडिया में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो स्टॉक में आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 137 रुपए के रहेंगे। 137 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 144 144 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 140 वाला नवंबर मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 4 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहां पर आपको 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट सेट करने हैं 6.5 रुपए, 6.50 के। बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो 140 का कॉल भी लिया जा सकता है। मानस का इस समय का प्रेफर्ड पिक 4.25% उछाल के साथ कर रहा है कामकाज। सतपुते साहब, गुड आफ्टरनून भाई साहब। इस समय का कोई बढ़िया आइडिया? आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए मेरी नजर है कैम्स इंडिया के चार्ट के ऊपर। आई थिंक सुबह भी इस पे हमारी बात हुई थी। और जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, और सबसे बड़ी बात है आशीष जी, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है और अपनी इसने 200 डीएम को तोड़ा है, यानी ब्रेकआउट दिया है टेक्निकली। और वो लेवल है 3960 का। तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 3940 पे, 200 डीएम के नीचे, और कैम्प्स बाय करेंगे। इसका जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 4050 से लेके 4100। कैम्प्स इंडिया बाय। ओके, कैम्प्स में बाय करेंगे राजेश जी। सोमिल के पास चलते हैं। सोमिल, गुड आफ्टरनून। सोमिल, आपके पिक। गुड आफ्टरनून। मेरी पिक होगी आईआरसीटीसी पर। रेलवे स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आईआरसीटीसी में एक कंसोलिडेशन हो रहा है एग्जैक्टली अबाउट 20 एंड 40 डेली मूविंग एवरेज। मैं समझता हूँ ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ ये। स्टॉप लॉस लगेगा 710 पर और टारगेट होगा 745 पर। आईआरसीटीसी कुछ नहीं कर रहा था स्टॉक ने, अच्छा लग रहा है। सोमिल कह रहे हैं मूव बढ़िया बन रहे हैं, प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, तेजी और तूल पकड़ेगी। रखिए रडार में भाई इस काउंटर को भी। आज के ट्रेडिंग आइडियाज हो गए, रिकैप बाद में। पहले चला जाए अब शरद अवस्थी साहब के पास, कोलकाता। शरद जी, कोई बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया? गुड आफ्टरनून। हमें लगता है टीवीएस सप्लाई एक बढ़िया आइडिया हो सकता है इन लेवल्स पे। कंपनी लॉजिस्टिक्स में एक डोमिनेंट पोजीशन रखती है। लगभग 7% देश का जो हिस्सा है लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में वो उनके पास है। इसके अलावा हमें लगता है जिस टाइप से वो जो न्यू मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स का रेन्यूअल है, लगभग 5300 करोड़ की एक अपॉर्चुनिटी है। मार्जिन पे इंप्रूवमेंट आने चाहिए। यूरोप में प्रोजेक्ट 1 वो जो कर रहे हैं उसकी वजह से सालाना 100-110 करोड़ की सेविंग आनी चाहिए, तो वो एक एडेड एडवांटेज रहेगा। तो हमें लगता है आने वाले समय में ग्रोथ रेट्स भी काफी रोबस्ट रहेंगे। मार्जिन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट की उम्मीद है। अभी जो 0.5% है, अगले 2-3 साल में ये बढ़ के 2.5% के आसपास या उसके ऊपर चल जानी चाहिए। और रेवेन्यू पैट में भी काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट होनी चाहिए अगले 2-3 साल में। लगभग यहाँ से 4-5 गुना, 6 गुना, 5 से 6 गुना बढ़ जाना चाहिए। तो ये सब चीजें जैसे जैसे परकोलेट होती है अगले साल 2 साल में, जैसे इसका इफेक्ट दिखने लगता है, हमें लगता है इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग री रेटिंग हो सकती है। पूरी लॉजिस्टिक्स स्पेस में सबसे अट्रैक्टिवली वैल्यूड कंपनी है। ऑब्वियसली कुछ रीजंस रहे हैं, बट पोस्ट आईपीओ में लगता है डेट वगैरह भी कंट्रोल में है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल कंपनी 6-6.25 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी। 30 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 180 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से टीवीएस सप्लाई चेन। टीवीएस सप्लाई चेन 180 के शुरुआती टारगेट्स के साथ आप बाय कर सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं सारी के सारे पिक। शिल्पा जी ने पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर दांव लगाया
इसके बाद गावस्कर ने अशोक लेलैंड पिक किया। अशोक लेलैंड में शानदार मोमेंटम है, ऑल टाइम हाई के करीब है। सुबह भी हमने डिस्कस किया था अशोक लेलैंड। मानस जी ने पिक किया बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया उनकी पिक है PSU बैंक यूनिवर्स में, यहाँ पर शानदार मोमेंटम है। इसके बाद हमने पिक ली राजेश सातपुते जी से। राजेश जी ने बेट लगाया था कैम्स पर। उसके बाद सोमिल ने IRCTC इस पर बेट लगाया, और TVS सप्लाई अभी अभी आपने शरद जी से सुना। अब बात करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे की। स्टॉक ऑफ द डे भले ही प्राइस के हिसाब से ना हो, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से तो है ही। एक बार जरा वापस लेकर आइए वोडाफोन आइडिया का चार्ट। ये देखिए क्या वॉल्यूम के साथ ऑलमोस्ट 300 करोड़ शेयर का वॉल्यूम यहाँ पर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। तो एक काम करते हैं, पहले तो खबर समझते हैं और उसके बाद जानते हैं कि ये अगर राहत मिलती है तो स्टॉक प्राइस पर किस तरीके का इम्पैक्ट आ सकता है। पहले खबर समझते हैं असीम से, फिर यतिन के पास चलेंगे। असीम, गुड आफ्टरनून। आनंद, देखिए वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी और कहा था कि जो उसका AGR का ब्याज है और उसकी पेनल्टी को माफ कर दिया जाए। आज जब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सरकार ने कहा कि पहले के मुकाबले अब हालात बदल चुके हैं, हम कंपनी की याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 49% के आसपास का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी के 20 करोड़ ग्राहक हैं। हम ये चाहते हैं कि मार्केट में प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे और ग्राहक के हितों का भी ख्याल रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पिटीशन की जो फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नीतिगत मामला है, सरकार जो भी चाहे इसके अंदर रिलीफ देना चाहे वो दे सकती है। हम इस मामले में सरकार के ऊपर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाएंगे। तो जल्दी सरकार कंपनी को किसी भी तरह की रिलीफ दे सकती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो रिलीफ किस तरह की होती है। क्या सरकार कंपनी को मोरेटोरियम देती है? अभी सरकार ने कंपनी को 4 साल का मोरेटोरियम दिया हुआ है और ये मोरेटोरियम 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है। तो सरकार हो सकता है कि कंपनी को आगे 6 साल से लेकर के 20 साल तक का मोरेटोरियम दे सकती है। दूसरा, जो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी है कंपनी का, उसको 50% तक कंपनी सरकार कम करने पर भी विचार कर सकते हैं। प्रपोजल पहले भी गया हुआ। तो फाइनली हमें सरकार की तरफ देखना होगा कि सरकार कौन सा प्रपोजल कंपनी के सामने रख रही है। कंपनी के फिलहाल अभी 21 करोड़ के आसपास के ग्राहक हैं। कंपनी का बाजार हिस्सेदारी करीबन 17% के आसपास है। तो सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी को राहत देने की कोई ना कोई तैयारी कर रही है। ये है कोर्ट का एक्शन जो असीम ने आपके सामने रखा। एक वेलकम रिलीफ गवर्नमेंट को अलाउ किया गया है कि AGR ड्यूज पे चाहे तो किसी तरह की रिलीफ वोडाफोन आइडिया को दी जाए। यतिन से बोला था यार एक्सेल खोलें, गणित करें कि ये जो अगर AGR मामले में सही मायने में राहत मिलती है तो फिर किस तरह से वोडाफोन का गणित होगा, कंपनी के लिए इसके क्या मायने होंगे। यतिन समझाएं जरा। जी, तो असीम जी ने बहुत बखूबी बताया कि कोर्ट में आज क्या हुआ, स्टॉक कैसे रिएक्ट हुआ। लेकिन ये जो AGR मामला है, कंपनी का जब IPO आया था कुछ साल पहले, तभी से मामला अटका हुआ है। 2, 3, 4 रिव्यू पिटीशंस कंपनी की रिजेक्ट हुई, लेकिन इस बार सरकार के स्टांस की वजह से और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था उसके वजह से आप देखेंगे कि जो AGR फ्रंट है उस पर फाइनली डेडलॉक खत्म हो गया है। AGR यानी जो एग्जिस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, इसके ऊपर कंपनी को लगभग 80,000 करोड़ रुपए बकाया सरकार को भुगतान करना है। ऑब्वियसली जो लेटेस्ट नोटिस थी उसमें तो ये भुगतान लगभग 1 लाख करोड़ के पार चला गया था। लेकिन अब अगर AGR पे राहत आती है, मॉनिटोरियम आता है या उसको पेनल्टी इंटरेस्ट वेव कर दिया जाता है, तो जो कंपनी का कैश फ्लो बचेगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प करेगा कंपनी को अपने नए केपेक्स को और अपनी जो सब्सक्राइबर लॉस है उसको रोकने के लिए। केपेक्स की बात करें तो कंपनी ऑब्वियसली 5G का जो केपेक्स है वो ऑनगोइंग कर रही है। बैंकों से लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि AGR मामले पे क्लैरिटी नहीं थी, अब वो दरवाजे भी खुलेंगे। कंपनी अभी 13 सर्कल में 22 शहरों में 5G रोल आउट का प्लान बना चुकी है और कहीं ना कहीं अब जैसे ही इस पर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी शायद बैंक फंडिंग भी इस केपेक्स के लिए मिलता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। तो जो पैसा शायद AGR के पेमेंट में चला जाता अब कंपनी की ऑपरेशंस में जाएगा, जिससे ऑब्वियसली फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। टैरिफ हाइक की भी बातें चल रही हैं और हर 10 रुपये टैरिफ हाइक कंपनी का EBITDA 3 से 4% तक बढ़ाता है। इनफैक्ट कोई एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये शायद 10% भी बढ़ जाए। तो अगर हम बात करें AGR रिलीफ की तो ये काफ़ी अहम है क्योंकि इससे बैंक फंडिंग खुल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो AGR पेनल्टी और इंटरेस्ट को वेव करने पे होगी, जिससे कंपनी की जो लायबिलिटी है 75% से ज़्यादा गिर जाएगी, बैंक फंडिंग मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सारे के सारे एनालिस्ट आप रिपोर्ट खंगाल लें तो नवंबर से दिसंबर के बीच में एक 15% टैरिफ हाइक की बात कर रहे हैं।
तो अगर ये टैरिफ हाइक दूसरी टेलीकॉम कंपनियां लेती हैं और वोडाफोन आइडिया इसका सूट फॉलो करता है तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। अच्छा, जो कैश फ्लो अगर ये केपेक्स में निवेश करेंगे तो सब्सक्राइबर लॉस जो है रुक जाएगा और मार्केट शेयर भी स्टेबल हो जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जो गिरते हैं वोडाफोन आइडिया के गिरते हैं और शायद इसीलिए इनका रेवेन्यू मार्केट शेयर 14% है और सब्सक्राइबर का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 17% का है। और अब देखिए किस तरीके से जियो और भारती एयरटेल लगभग 40% मार्केट कैप्चर करके रखा है, तो शायद वोडाफोन यहाँ से अपना रेवेन्यू मार्केट शेयर बढ़ा सकता है। इसके अलावा आरपू की भी बात करें तो यहाँ भी वोडाफोन लैग करता है जियो और एयरटेल के मुकाबले। एयरटेल का 250 रुपये का आरपू है, जियो का लगभग जो लास्ट क्वार्टर नंबर आया है उसमें 212 के करीब आरपू है इनका, और वोडाफोन आइडिया 177 ही है। तो जैसे ही 5G रोल आउट होगा, सब्सक्राइबर जो एडिशन है वो होता हुआ नजर पड़ेगा, तो शायद ये भी 200 के पार होता हुआ नजर पड़ेगा, जिससे अर्निंग्स पे काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट होगी। और नेट जो ब्रोकरेज रिपोर्ट में पढ़ रहा था, अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ हो जाती है तो एसओटीपी वैल्यूएशन में 50% तक का इजाफा आपको वोडाफोन आइडिया में होता हुआ नजर पड़ सकता है, और शायद इसीलिए आज स्टॉक इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा था जजमेंट के बाद। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन और असीम आप दोनों का। ऑब्वियसली एक रैली प्ले आउट हुई है 6:30 से 10 के बीच में, और वोडाफोन आइडिया में एक और चीज़ बहुत लोग कह रहे हैं कि जिस दिन सब्सक्रिप्शन लॉस खत्म होगा उस दिन शायद एक और रिवाइवल होगा, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से वो मंथ ऑन मंथ सब्सक्रिप्शन लॉस भी कम हुआ है। शरद जी, क्या व्यू रहेगा आपका इस समय वोडाफोन आइडिया पर? क्या एक ऑप्शन की तरह लेके छोड़ दिया जाए, या फिर ऑलरेडी क्योंकि 6:30 से 10 रुपये की रैली हो चुकी है, यहाँ से चलना थोड़ा मुश्किल होगा स्टॉक के लिए? देखिए, मुझे लगता है ये न्यूज बेस पे जितना मूवमेंट होना था वो तो लगभग हो गया है, और यहाँ से फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए अब आप अगर EBITDA मल्टीपल्स देखें, प्री इंटरेस्ट वाला पार्ट देखें, क्योंकि इंटरेस्ट में तो कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी वो आने वाले समय में देखना पड़ेगा, बट EBITDA पे देखें तो मुझे लगता है भारती के सिमिलर वैल्यूएशंस पे है। तो हालांकि फॉरवर्ड में चेंज आ सकता है, बट वो EBITDA लेवल पे शायद उतना बड़ा चेंज नहीं आए, बॉटम लाइन लेवल पे काफी बड़ा चेंज आएगा। तो बट मुझे नहीं लगता कि अब अगर आप कंपैरेटिवली देख रहे हैं, तो मैं अगर तीनों मेजर टेलीकॉम प्लेयर्स को एक उसमें देखूं तो वोडाफोन, भारती और रिलायंस, ये कंपैरिजन में लगता है कि प्रोबेबली रिलायंस के थ्रू इस प्ले को बेट करना बेटर होगा। भारती और वोडाफोन में भी ज्यादा फर्क है नहीं, तो अगर किसी को बेट लेनी हो तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे भारती पे बेट लेना चाहिए। वोडाफोन में अभी भी बिजनेस लेवल पे सर्टेनिटीज को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सही बात है, वोडाफोन में इफ्स एंड बट्स अभी भी बहुत हैं। देखते हैं पहले तो सरकार किस तरह की एक्चुअल रिलीफ लेके आ रही है और कब लेके आ रही है, तब तक तो अभी डाइसी बना हुआ है मामला। और रिलीफ आएगी तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ वो रिलीफ होगी, यतिन जो मेंशन कर रहे थे, बैंक लोन्स मिलने में दिक्कतें हो रही थी। 25,000 करोड़ रुपए, 45,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की बात करी थी, 20,000 करोड़ रुपए एफपीओ था, बचा हुआ सारा वो लेना था बैंक लोन्स, वो अब तक आए नहीं है। बैंक्स को भी भरोसा नहीं है ना, एक बार क्लैरिटी आएगी तो शायद वो फंडिंग भी आ रही हो। तो वोडाफोन के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, डिपेंडिंग सरकार रिलीफ देती क्या है। रखिएगा स्टॉक्स रडार पे। भारती एयरटेल, बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। मानस, कोई रिलीफ यहां पे देंगी तो वो सेक्टर की रिलीफ भी होगी, तो शायद बाजार इस बात को भी फोकस कर रहा है, इसलिए अपने रिकॉर्ड अब तक की हिस्ट्री के हाईएस्ट लेवल्स पे भारतीय एयरटेल अब कामकाज करता हुआ। कैसा ये क्या कहते हैं वो ब्लू स्काई जोन पे कैसा लग रहा है आपको? तो देखिए, चार्ट तो काफी बेहतरीन है। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। एक फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर है, और मेरे ख्याल से जो जुलाई मंथ का हाई था अब बहुत कंफर्टेबली स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड करने लगा है। आई थिंक स्टॉक माफ करिएगा, तैयार है नेक्स्ट अपमूव के लिए। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 2040 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2150 तक के टारगेट्स पोजिशनली पॉसिबल है स्टॉक में। ओके, ये है टेलीकॉम की कहानी। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा भी हुई थी, तो ध्यान रखिएगा उसका एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर। इस चैनल का स्वामित्व, प्रबंधन, मैनेजमेंट और कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कोई मन बन रहा हो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का यहाँ की चर्चा सुन के, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। यतिन आए हुए हैं तो जरा इनसे वापस बातचीत करी जाए। कुछ देर पहले नो योर कंपनी में ये करके आए थे एक बढ़िया सा लेंसकार्ट का इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में एक चीज़, वो इमेज शेयर करिएगा, जरा दिखाइएगा लेंसकार्ट को। मैंने कहा था ग्रैब दिखाइएगा, यतिन बैठे हुए हैं और दोनों पीयूष बंसल और उनके CFO दोनों बैठे हुए हैं। मैंने देखा हुआ इन्फोसिस वगैरह में भी वो ड्रेस कोड होता है, बोर्डरूम करने जाते हैं तो वो इन्फोसिस लिखा हुआ ब्लैक या वाइट शर्ट पहन के सारा मैनेजमेंट बैठता था जब इन्फोसिस बोर्डरूम करता था। लेंसकार्ट के केस में जैकेट पहनी, ट्राउजर पहनी, जूते सेम, और तो और फ्रेम्स भी सेम है दोनों की। ये ड्रेस कोड का पार्ट है क्या?
नहीं, वैसे मैंने किया था, प्लान किया था। मेरे को लग रहा था पहला सवाल आप ये पूछोगे। उनकी बाकायदा फ्रेम भी सेम है, दोनों की प्रिसाइसली एकदम सेम। ये ड्रेस कोड का पार्ट तो नहीं है ना, ऐसी कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस है, और बहुत सारी जो न्यू एज कंपनीज होती है ना, वो बिलीव करते हैं। आप मतलब इटर्नल देख लीजिए आप, ये वो जैकेट पहनते हैं अपने लोगो वाली, वहां तक ठीक था ना, ये तो ऊपर से नीचे तक सेम। चश्मे भी, हाँ, वो तो उनका बिजनेस ही है, तो वो मार्केटिंग तो करेंगी सेम पहन के। हाँ, ये 1+1 का ऑफर, 1+1 वाला, हाँ बिल्कुल। मैं तो मैनेजमेंट को पूछा भी कि भाई 1+1 वाला ऑफर है, क्या बात है, इसमें क्या होता है, सब चीजें उनसे पूछी। तो हाँ, वो तो ये कह रहे थे आशीष, मैं सरप्राइज था। 2-3 फैक्ट्स निकल के आए। एक तो इंडिया में स्कूल ड्रॉप आउट जो है ना, आंख की प्रॉब्लम की वजह से बहुत होते हैं। दूसरा कि टेस्टिंग अभी भी टियर 2-3 सिटीज में अवेलेबल नहीं है, और इनका लॉन्ग टर्म टारगेट है कि 100 करोड़ फ्रेम्स, मतलब चश्मे की 100 करोड़ फ्रेम ये लॉन्ग टर्म में बेचें। अभी हम लोग 1.5-2 करोड़ चश्मे के आसपास हैं। उनको लगता है कि मार्केट रैपिडली एक्सपैंड होगा, और जैसे जूते आप 10 लेते हैं, पहले 2 लेते थे, ब्राउन और ब्लैक, और अब जूते गिनते नहीं बनते, वैसे चश्मे गिनते नहीं बनेंगे। तो इनको मतलब वेरी अल्ट्रा बुलिश, उनको लगता है कि एक रेवोल्यूशन आ सकता है चश्मे के फ्रेम में भी। भाई जो भी हो, फुटफॉल तो तगड़े हैं इनकी दुकानों के। इन्होंने बाकियों का धंधा तो छीन ही लिया है। खैर, जब आईपीओ खुलने के करीब आएगा तो वैल्यूएशन और सब चीज पे हम लोग और डिटेल में बातचीत कर रहे होंगे। फ्राइडे को आईपीओ खुल रहा है। यतिन, आपका धन्यवाद। असीम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। यतिन वापस आइएगा उस डीलिंग रूम का जायजा देने के लिए। पर अब टॉप कैश कॉल्स की बारी। रखिए गाबा सर, सौमिल और राजेश सतपुते साहब को स्क्रीन पे। आज सुबह खुलने से पहले जो कैश कॉल्स दिए थे, तीनों एक्सपर्ट्स ने बढ़िया परफॉर्म करके दिए। गाबा सर, इस समय रडार पे क्या? सुबह तो शायद आपने स्नाइडर दिया था। अब देख रहा हूं मैं इंटेलेक्ट डिजाइन। अब इंटेलेक्ट ट्रेड कर रहा है करीब 1043 के आसपास। स्टॉप भी टाइट है, ज्यादा नहीं है। 1027, मतलब कितना, 12-15 रुपए का स्टॉप हुआ। नियर टर्म टारगेट 1075, लेकिन लक्ष्य 1100 का होना चाहिए। 1-2 दिन दे दीजिए, वहां तक जाना चाहिए। इंटेलेक्ट डिज़ाइन ये हो गया गाबा सर के पिक का। अब चलते हैं सौमिल के पास। सौमिल, बताइए क्या पिक किया आपने? मैंने पिक किया है कोरोमंडल इंटरनेशनल, और ये स्टॉक में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है। इस समय 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, और 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ये पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है। स्टॉप लॉस रखेंगे 2140, टारगेट रहेगा 2440। कोरोमंडल इंटरनेशनल। सतपुते साहब, इस समय का कैश कॉल भाई साहब? आशीष जी, आरआर केबल, अगर आप इसका चार्ट देखें तो क्या जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है। वॉल्यूम तो बहुत जबरदस्त है, 200 डे के ऊपर आया है। 1320 चल रहा है, तो 1300 का स्टॉप लॉस रखे। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ा कूल ऑफ भी हुआ है, तो यहाँ पे एंट्री करें 1300 के स्टॉप लॉस के साथ। स्विंग का अगर आप टारगेट देखें तो 1360 से लेके 1380, ये मुझे लगता है ये टारगेट होगा आरआर केबल। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं एक सबसे बड़े सेक्टर की, मार्केट की, प्राइवेट सेक्टर बैंक। कोटक के नंबर्स आने के बाद अब सभी बड़े प्राइवेट बैंकों के नंबर आ गए हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, इससे पहले एक्सिस आ चुका था, इंडसइंड भी आ चुका है। तो बड़े प्राइवेट बैंक्स का ओवरऑल प्रदर्शन कैसा रहा है, कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए गौरव के पास चलते हैं। गौरव, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी हाँ, अगर हम ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो कहीं पे सबसे अच्छे नंबर कोटक महिंद्रा बैंक के थे अगर हम लोन बुक की बात करें। बट इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल बात करें तो कहीं पे ICICI बैंक ने अपनी जो लीडरशिप है वो वैसे ही रखी है, और इसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोन बुक ग्रोथ की बात करें तो जैसे कोटक महिंद्रा बैंक 16% का ग्रोथ, जो कि कब से सबसे ज़्यादा था। इसके अलावा HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने हमने एक अच्छा सरप्राइज जो है, पॉजिटिव सरप्राइज वो देखा था। ICICI बैंक के रिजल्ट्स में कहीं पे 10% का ग्रोथ तो था, बट वो इनलाइन था, और इंडसइंड बैंक में गिरावट। डिपॉजिट्स की तरफ अगर हम बढ़े तो कहीं पे डिपॉजिट्स में एक इनलाइन नंबर जो होता है वही देखने को मिले थे, कहीं पे भी ज़्यादा उछाल नहीं। इसके अलावा कासा रेशियो की बात करें तो यहाँ पे एक सरप्राइज जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से हमें देखने को मिला था इस क्वार्टर में, क्योंकि कासा रेशियो जो है वो 140 बेसिस पॉइंट से ऊपर चला गया है। साथ ही साथ में कहीं पे कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से जो सेविंग्स अकाउंट रेट है वहाँ पे भी कुछ गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से सेविंग अकाउंट में कुछ अच्छी जो कॉस्ट ऑफ फंड में वहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नेट
इंटरेस्ट मार्जिन्स की, तो यहाँ पे भी आईसीआईसीआई बैंक का जो प्रदर्शन था इस क्वार्टर में वो काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि 4.3% का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन दिया था उसमें सिर्फ 4 बेसिस पॉइंट की गिरावट थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक्सिस बैंक, तो यहाँ पे भी एक अच्छा सरप्राइज, बस 7 बेसिस पॉइंट की फॉल। एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक में अगर हम बात करें तो कहीं पे 8 बेसिस पॉइंट का फॉल था, और आखिर में इंडसइंड बैंक 14 बेसिस पॉइंट का फॉल था, बट एक इनलाइन नंबर था। इसी के साथ साथ अगर हम एसेट क्वालिटी की तरफ भी देखें तो यहाँ पे भी आईसीआईसीआई बैंक का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 30 बेसिस पॉइंट से गिरा है सीक्वेंशियली। इसी के साथ साथ अगर हम आईसीआईसीआई के अलावा एचडीएफसी की बात करें या फिर एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा नंबर देखने को मिला। एक्सिस में अगर हम स्पेशली देखें तो एक टेक्निकल इम्पैक्ट था जिसकी वजह से हमें पिछले क्वार्टर में बड़ा क्रेडिट कॉस्ट का नंबर देखने को मिला था, और इस क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छे नतीजे थे एक्सिस के, बट यहाँ पे भी एक वन ऑफ इम्पैक्ट आया जिसकी वजह से एक्सिस के प्रोविजंस में फिर से एक उछाल जो है देखने को मिला। आखिर में अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक, तो बैंक का मानना यह है कि आगे जाके भी क्रेडिट कॉस्ट नीचे गिरते हुए देखने को मिलेगा, और इंडसइंड बैंक में एक एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट देखने को मिला। और इसी के साथ साथ इसका इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे एक प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला, जबकि एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में एक थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो ये जो गिरावट है वो एक सरप्राइज की तरह हमें देखने को मिली थी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज़्यादा गिरेगा, बट इसके साथ साथ ओवरऑल नंबर जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। और इसी का इम्पैक्ट अगर हम बात करें आरओएस पे, तो यहाँ पे भी एक अच्छा प्रदर्शन हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ से देखने को मिला था। आईसीआईसीआई बैंक में कहीं पे 6 बेसिस पॉइंट की गिरावट, एचडीएफसी के फ्लैट आरओएस तो थे, बट इसी के साथ साथ एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और इंडसइंड बैंक की बात करें तो कहीं पे इस क्वार्टर में बैंक ने लॉसेस रिपोर्ट किए थे, तो इसी की वजह से कहीं पे आरओए जो है वो निगेटिव आया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ग्रोथ के फ्रंट पे हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा रहा है, बट अगर हम वैल्यूएशन को ही देखें तो इसके मुताबिक कोटक महिंद्रा बैंक का करंटली वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे भी एक उससे भी ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करता है, और इसके मुताबिक आरओए जो है वो कम है। और इसी की वजह से आज के दिन में रिजल्ट के बाद तो हमें गिरावट देखने को मिली, बट उसी के साथ साथ ओवरऑल भी बात करें तो हालांकि ज़्यादा ग्रोथ दिया, बट आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में कहीं पे अच्छे नतीजे इस क्वार्टर में हमें देखने को मिले थे। दोनों प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, मतलब आईसीआईसीआई बैंक गौरव ने कई बार मेंशन कर दिया, कई पैमानों पे अच्छे, और साथ साथ एचडीएफसी बैंक के अच्छा परफॉर्मेंस, पर आईसीआईसीआई बैंक चल के नहीं दिया जब से नतीजा आए। और शायद वो एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में वो सक्सेशन प्लान के इश्यूज जो होंगे वो शायद अब थोड़ा सा कंसर्न वे हो रहा है, क्योंकि बख्शी साहब को अब 1 साल ही रह गया है। अभी भी इस कॉन्फ्रेंस कॉल में कोई क्लैरिटी नहीं दी उन लोगों ने कि बख्शी साहब कंटिन्यू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक चाहे तो 3 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन अब तक क्लैरिटी नहीं है और वो अटकलें लगी रहती हैं। शायद ये भी रीज़न होगा आईसीआईसीआई बैंक जब से वो रिजल्ट आए उसके बाद से मामला ठंडा पड़ा हुआ है। खैर, चार्ट्स पे कैसा पोजीशन, पालविया सर जुड़ते हुए पैनल में। पालविया साहब, आपका पिक बाद में, पहले आईसीआईसीआई बैंक मामला ठंडा पड़ा हुआ है, आज शेड ऑफ ग्रीन जरूर होगा लेकिन वो लार्जली पस्त मामला है। कैसे देख रहे हो आप, कैसा पोजीशन नजर आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आईसीआईसीआई बैंक में हमने देखा कि हायर साइड से एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी और 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे स्टॉक फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि जब तक अब स्टॉक वापस 1410 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, थोड़ा यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, बट ये जो गिरावट हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखी है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर नियर टर्म के हिसाब से वीक हो चुका है। 1350 इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। कोई भी डिक्लाइन में अगर ये तोड़ता है तो फिर फर्दर डाउनफॉल एक्सटेंड होगा, बट हमें लगता है कुछ समय के लिए भी टाइम भी ये कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। 1350 से लेके 1410 की रेंज में ही स्टॉक में हमें लगता है ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल सकती है कुछ। ओके, चलिए एक काम करते हैं, ये हो गई बात आईसीआईसीआई बैंक की। अब धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ। शिल्पा जी, मानस जी और राजेश पालवे जी हमारे साथ धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपसे शुरुआत करते हैं, फिर बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन क्या होगा। तो अनुज जी, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे बैंकिंग स्पेस पे ही फोकस है और हमें लगता है यहाँ पे इंडसइंड बैंक का 770 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन नवंबर सीरीज का बाय किया जा सकता है। यहाँ पे हमें लगता है इंडसइंड बैंक में एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को अब ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। लोअर साइड पे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। तो 770 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 24 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है नवंबर सीरीज का, वो बाय करने की सलाह है।
और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें 36 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 19 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। ओके, ये है एक्सिस का व्यू इंडसइंड और आईसीआईसीआई बैंक पे। सही है। मानस जी, कोई धमाकेदार ऑप्शन? तो बिल्कुल देखिए, धमाकेदार ऑप्शन में एंजल वन के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है। एंजल वन ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर दिया है। तो इसका जो 2600 वाला कॉल ऑप्शन है नवंबर मंथ का 99 रुपीज के आसपास इस टाइम ये ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 79 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 140 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, एंजल वन का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं आप। शिल्पा जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी अनुज जी, यहाँ पे सोना कॉम में ध्यान देना चाहिए। नवंबर सीरीज में मुझे लगता है इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा है। 520 545 के लेवल्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 500 का कॉल ऑप्शन नवंबर सीरीज का जो 15 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 9 रुपए का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 21 से लेके 28। ओके, ये हो गया धमाकेदार ऑप्शंस। इंडसइंड का 770 का कॉल राजेश पालविया साहब की तरफ से, मानस की तरफ से एंजल वन 2600 का कॉल खरीदिए। सब नवंबर कॉल की बात हो रही है। और सोना कॉमस्टार 500 का कॉल शिल्पा जी कह रही है, इसमें आप एक बढ़िया सी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। इस समय कुछ स्टॉक्स मूव जो कर रहे हैं, निफ्टी अब 25 965 70 के जोन्स पे आता हुआ 2/3% से ज्यादा का उछाल। अल्ट्राटेक सीमेंट स्क्रीन पे खींचिएगा, अच्छे मूव्स। मारुति सुजुकी, सब डोमेस्टिक स्टोरी ज्यादा दिख रही हैं सब। अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छे मूव दिखा रहा है, ये देखिए। मारुति सुजुकी दिखाइएगा, नंबर्स आने अभी तो टाइम है, मेरे ख्याल से वेडनेसडे थर्सडे को आने। मारुति अच्छा मूव दिखा रहा है। हिंडाल्को आज सुबह चार्ट जीपीटी में भी शायद मेंशन था, चार्ट जीपीटी में हिंडाल्को रखिए स्क्रीन पे, अच्छे मूव्स हैं इसमें आज भी। एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था आशीष, सिंस सॉरी आपको इंटरव्यू कर रहा हूं मैं। नहीं, आपने सिंस ये 3 स्टॉक मेंशन किए ना, ग्रासिम, हिंडाल्को और अल्ट्राटेक, ये जो आज वोडाफोन आइडिया पे मामला है ना, उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये तीनों आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनियां हैं और तीनों केसेस मतलब अब एक रिलीफ ये बन रहा है कि अब आगे जाते हुए शायद इस ग्रुप का और कैश ना यूज़ हो, एक तो, और दूसरा कहीं ना कहीं एक ये भी लगेगा कि कहीं गारंटीज वगैरह अगर इन्वॉल्व थी तो कम से कम उसका एक रिलीफ है। तो ये एक्चुअली आज एक बहुत बड़ा फैक्टर इस वजह से भी है। इंडसइंड बैंक भी इस वजह से आज चल रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा बैंकर है आइडिया का, वो इंडसइंड बैंक ही है। तो अगर आइडिया को रिलीफ मिलता है और अगर आगे जाते हुए आइडिया एनपीए नहीं बनता है तो वो इंडसइंड के लिए बड़ा सपोर्ट होगा। तो ये जो 4-5 स्टॉक चले, ये इस वजह से भी चले एक्चुअली आज। हाँ, इंटरेस्टिंग। ये सारे स्टॉक्स, वोडा तो ठंडा पड़ गया, बाकी देखिए बढ़िया मोमेंटम सारे उस ग्रुप एंटिटीज में, और जिनका एक्सपोजर है वो सब बढ़िया रिजॉइस करते हुए उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। अच्छा, कल निफ्टी की नहीं, वायदा की 5 कंपनियों के नंबर्स आने हैं, उसमें से 2 प्रोमिनेंट, टीवीएस मोटर कंपनी और श्री सीमेंट पे कर ली जाए चर्चा। कैसे नंबर्स होंगे? टीवीएस मोटर के लिए नोएडा चलेंगे दीपाली के पास, और श्री सीमेंट्स के लिए कंचन यहां पे मौजूद है। पहले दीपाली टीवीएस मोटर्स, इसने अपने पियर्स को परफॉर्मेंस में तो आउट परफॉर्म कर रखा है। रिजल्ट्स कल कैसे आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट करें? थैंक यू आशीष। और नंबर्स में भी अपने पियर्स को आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगा। स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में। इनफैक्ट वन ऑफ द हाई ग्रोथ क्वार्टर ये कंपनी के लिए रहेगा। जो एक्सपेक्टेशंस है, नंबर्स देखें तो नेट सेल्स में 28% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। 11,812 करोड़ के सेल्स कंपनी की रह सकती हैं इस क्वार्टर में वर्सेस 9,228 करोड़। मुनाफे में भी 48% के आसपास की ग्रोथ आने की संभावना दिख रही है। 663 करोड़ से बढ़कर 980 करोड़ ये आंकड़ा रह सकता है। एबिटा भी 1,080 करोड़ से बढ़कर 1535 करोड़ रह सकता है। और वहीं एबिटा मार्जिन 11.7% से बढ़कर 13% आने की एक्सपेक्टेशंस है। दरअसल रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ प्लस इंप्रूव प्रोडक्ट मिक्स की वजह से नंबर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और इंपॉर्टेंट ये है कि इनका स्कूटर सेगमेंट भी अच्छा करेगा, 3 व्हीलर सेगमेंट भी और मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी। इस क्वार्टर में जो ओवरऑल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो सबसे ज्यादा स्कूटर सेगमेंट में एक्सपेक्टेड है, 30% के आसपास की। मोटरसाइकिल सेगमेंट में ऑलमोस्ट 20% के आसपास की ग्रोथ, और 3 व्हीलर सेगमेंट में 41% की ग्रोथ रहेगी, जिसके कारण ओवरऑल नंबर्स अच्छे रहेंगे। अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो वहां भी 23-24% की ग्रोथ ओवरऑल इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट अगर आप मार्जिन भी देख रहे हैं तो वहां भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है।
लगभग मार्जिन 13% के आसपास कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो डोमेस्टिक डिस्पैचेस तो हायर रहे ही हैं, एक्सपोर्ट ग्रोथ भी इनकी कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रही है, जिससे ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा। अर्निंग्स को 41% के आसपास की ग्रोथ ओवरऑल एक्सपोर्ट से भी इस क्वार्टर में रहेगी। और इनफैक्ट स्कूटर सेगमेंट की स्पेशली अगर आशीष बात करें तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली अगर कहीं फोकस किया है, अगर आप पिछले क्वार्टर में या फिर रनिंग मंथ में भी देखेंगे तो वो स्कूटर सेगमेंट रहा है या फिर वो प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट रहा है। और यही दो ऐसे सेगमेंट हैं जो कि ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे इस क्वार्टर में भी। ओके, चलिए, तो ये टीवीएस मोटर बड़ा नंबर जो एक्सपेक्टेड है। शुक्रिया दीपाली। कंचन के पास चलते हैं, जानते हैं श्री सीमेंट से क्या एक्सपेक्ट करें। कंचन बताइए। जी, श्री सीमेंट्स के Q2 के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। पिछले साल हमने देखा था कि जो बेस था वो काफी ज्यादा लो था, उस लिहाज से इस टाइम पे कंपेयर करा जाए तो एक बड़ा जंप आपको कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे आता हुआ दिखाई देगा। स्क्रीन पे आप नंबर्स देख ही रहे हैं। जैसे कि रेवेन्यू की बात करी जाए तो 14% का यहाँ पे आपको जंप देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वहां तो 2.5 गुना का जंप सीधा सीधा आता हुआ नजर पड़ सकता है। अगर ऑपरेशनल नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। मार्जिन्स में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में आपको रोबस्ट साइड में देखने को मिल सकती है। साल दर साल एक्सपेक्टेशन ये जताई जा रही है कि 6% का जंप आपको यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट अगर रियलाइजेशन की बात भी की जाए तो ये भी साल दर साल 7 से 10% तक इंप्रूव होती हुई दिखाई दे सकती है। ओपेक्स पर टन में हालांकि हमें एक स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, केवल 1% का, लेकिन बाकी के जो फैक्टर्स हैं वहां पे हमें एक अप ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। फोकस एरिया आपको कहां पे रखना होगा, डिमांड आउटलुक किस तरीके का है, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है, मैनेजमेंट कैपेसिटी एडिशन को लेके किस तरीके का इस टाइम पे अपना अप्रोच रखता है, और प्लांट की जो कमिश्निंग है वो किस तरीके की है। तो ये 3 चीजें हैं जो फोकस में रहेंगी, लेकिन नंबर्स पॉजिटिव हैं। नंबर्स दोनों के अच्छे आने हैं, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। टीवीएस मोटर स्ट्रॉन्ग सेट एक्सपेक्ट करिए, और कंचन बता रही है श्री सीमेंट भी अच्छे नंबर्स डिलीवर करेगा। हालांकि श्री सीमेंट के वैल्यूएशन स्ट्रेच रहते हैं तो बहुत ज़्यादा वो स्टॉक कुछ करके नहीं दे रहा, लार्जली कंसोलिडेशन के मोड में चला है। टीवीएस मोटर का साल का चार्ट उठाइए, गजब री रेट अपने हाईज पे आके खड़ा हुआ नजर आएगा, और खैर परफॉर्म भी गजब का करता है। सॉलिड वॉल्यूम्स के नंबर, सॉलिड मार्जिन एक्सपेंशन, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। शरद जी, टीवीएस मोटर्स पे क्या व्यू बन रहा है आप लोगों का? आप जहां खड़ा हुआ आके 3600-3700 के जोन्स पे, इन लेवल्स पे क्या समीकरण बैठते हैं? देखिए, वैल्यूएशन वाइज तो बहुत ज्यादा अपसाइड खोजना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से टू व्हीलर खास करके इलेक्ट्रिक पे जिस टाइप से कंपटीशन हीटअप कर रहा है, हमारा अनुमान बोलता है कि मोस्ट प्रोबेबली हीरो मोटोकॉर्प आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म करेगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर गेन्स वगैरह, और वैल्यूएशन भी टीवीएस के कंपैरिजन में वहाँ थोड़ी कंफर्टेबल है। बट टीवीएस ने पिछले 4-5 सालों में जिस तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश किया है नई प्रोडक्ट्स में और उनके R&D इनिशिएटिव्स में, तो उसका प्रीमियम उनको मिल रहा है। बट ये वैल्यूएशन पे मैं टीवीएस मोटर पे रिस्क लेने की सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है कंपैरेटिवली आप हीरो मोटोकॉर्प पे बेट कर सकते हैं, वहाँ पे जो R&D बेनिफिट्स हैं उसका इम्पैक्ट आपको ज्यादा मिलना चाहिए, तो री रेटिंग होके वहाँ अपसाइड शायद आपको ज्यादा निकल के आए। ओके, चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। 4 ट्रेड्स जो आपको मिलेंगी, शिल्पा जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन, फिर चलेंगे राजेश पालवी जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए गाबा सर हैं, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी। शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस से ध्यान देना चाहिए। अगेन मुझे लगता है नवंबर सीरीज में इसमें एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। 580 के ऊपर सस्टेन कर स्टॉक, और ये थोड़ा इसका ब्रेकआउट जोन है। अगर ये सस्टेन होता है तो बहुत क्विक आपको 620 के लेवल्स पे दिखने को मिल सकते हैं। तो 600 का कॉल ऑप्शन जो रफली 11 रुपीज में आपको ट्रेड करते हुए मिल रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 5 का मेंटेन कीजिए, एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 16 से लेके 20। LIC हाउसिंग फाइनेंस सस्ता ऑप्शन, 600 का कॉल खरीदा जा सकता है। एफएनओ सुपरस्टार पालविया साहब, क्या रडार पे है आपके? आशीष जी, नुवामा वेल्थ यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में अगर हम देखें तो 3 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक में आते हुए दिखा, और पूरे कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम में एक अच्छा मोमेंटम आज बनते हुए दिख रहा है। तो नुवामा वेल्थ में यहाँ पे नवंबर सीरीज के फ्यूचर पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 7550, 7600 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 7400 के आसपास। ओके, चलिए गाबा सर के पास चला जाए। गाबा सर बताइए आपका चार्ट का चमत्कार स्टॉक।
मेरा चार्ट का चमत्कार इस वक्त रहेगा जिंदल स्टील। ये ट्रेड कर रहा है 1033.75 पर जिंदल स्टील, और बहुत ही टाइट स्टॉप, ज्यादा नहीं, 1027 का करीब 7-6 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से 1050 जाना चाहिए जिंदल स्टील। अगर स्पिल ओवर ट्रेड कल तक भी बन जाता है तो कोई बात नहीं, पैसा तो मिलना चाहिए ना जिंदल स्टील। पैसा तो मिलना चाहिए जिंदल स्टील। ये है आज का क्या मूव आ रहा है स्टॉक में। शरद जी के पास चला जाए मिड कैप फंडा के लिए। और शरद जी, लाइवली सा बैकग्राउंड है आपका, अच्छा लग रहा है वो पेड़ हरियाली देखकर। ये गावा सर कहते रहते हैं बगल में मेरे पेड़ है, चिड़ियों की आवाज आ रही है, कभी दिखाई ही नहीं है। गावा सर देखो, ऐसे बैकग्राउंड दिखाना है अगर अच्छा है तो। मेरा वो फोकस आउट हो गया इसलिए चेक कर रहा हूं। हाँ मैं समझ गया। शरद जी, आज का मिड कैप फंडा। जी, आज का मिड कैप फंडा है एकम्स ड्रग्स। कंपनी सीडीएमओ स्पेस में देश की जानी मानी कंपनी है, लगभग 30% हिस्सेदारी है उनकी। और रिसेंटली उन्होंने कैपेक्स करके लगभग कैपेसिटी को 50 मिलियन यूनिट्स के आसपास पहुंचा दिया है। 70-75% यूटिलाइजेशन है, तो 20-25% वहां भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। और हमारा ये मानना है कि जो यूरोप से एक 1760 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जैसे जैसे वो प्ले आउट होता है वो भी काफी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना चाहिए। सीडीएमओ एज अ स्पेस हमारे हिसाब से ठीक ठाक ही ग्रोथ रहनी चाहिए। अगले 4-5 साल 13-14% के आसपास की CAGR रहनी चाहिए। एकम्स की स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है, पोस्ट इशू डेट का ओवरहैंग बिल्कुल ही खत्म हो गया है। 1500-1600 करोड़ के आसपास की कैश है बुक्स पे। तो हमें लगता है ये काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड भी है। और बाकी जो भी सीडीएमओ कंपनीज हैं, सिप्ला को छोड़ के, सिप्ला से भी कम ही वैल्यूड है, बट बाकी लोग से भी काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। तो हमारा ये मानना है कि ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी रोबस्ट रहेंगे जैसे जैसे ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और नए अप्रूवल्स प्ले आउट करते हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल भर में कंपनी लगभग 25-26 रुपए के आसपास की कमाई डिक्लेयर कर देगी, और 25-30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 600-625 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से एकम स्टॉक्स। एकम ड्रग्स, अरे आपके बोलते तो फट। एकम ड्रग्स फंडामेंटल है, मिड कैप पिक। चलिए मैं क्विकली रैप कर दूं। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आया LIC हाउसिंग फाइनेंस, 600 का कॉल लेने का मन। 11 पे स्क्रीन पे आया, ऑलमोस्ट 12 की तरफ बढ़ चला है। 5 के SL के साथ हम 16 से 20 के टारगेट्स राइड कर रहे हैं। FNO सुपरस्टार नुवामा वेल्थ था पालविया साहब का, 7400 के स्टॉप के साथ 7550 से 7600 के टारगेट्स। चार्ट का चमत्कार गाबा सर की तरफ से था, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 1027 का SL लगाइए। और मिड कैप फंडा अभी अवस्थी साहब ने समझाया क्यों एकम ड्रग्स उनको पसंद आ रहा है। ये हो गया प्रिफर्ड आइडिया इस समय का। अच्छा, गाबा सर से याद आया, पॉलिसी बाजार लेकर आइएगा। मेरे ख्याल से आज का क्विक गाबा सर खुलने के बाद पहला पिक PB फिनटेक था, है ना? आपको तो याद नहीं, मैं आपके ट्रेड याद रखता हूं। आपको याद था? आपने याद रखा, उसके बाद मुझे ध्यान आ गया कि यस मैंने दिया था, और उसके बाद चेक किया मैंने तो 1720 का टारगेट था। अब क्या आपका टारगेट अचीव हो गया? ये मैं बटोरूं आपके आइडिया, आपको याद रखने का है। अच्छा, जो अभी भी रखा हुआ है क्या करना चाहिए? बढ़िया मूव्स बने गाबा सर। पहला ट्रेड पकड़ा था खुलने के बाद, और क्या मूव्स आए स्टॉक में। अभी जो डे ट्रेडर है उसको तो पैसा ले जाना, तो अगर जो स्विंग ट्रेडर है लेके जाइए, 1800 में नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट बनता है, लेकिन उसके लिए टाइट स्टॉप लगाना पड़ेगा। 50% तो पैसा निकाल लो कम से कम, बाकी पर स्टॉप लगाइए 1731 का, 1800 का इंतजार कीजिए, लेकिन 50% तो ले ही लो पैसा, क्योंकि मूव अच्छा है। और जिस दिन गिफ्ट मिलता है ना, कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए। से थैंक यू एंड एक्सेप्ट। थैंक यू गाबा सर। चलिए, ये हो गया PB फिनटेक। SBI लाइफ जरा दिखाइएगा स्टॉक स्क्रीन्स पे। बढ़िया मूव्स, ब्रोकरेजेस का बढ़िया थम्स अप आया था। मेरे ख्याल से निफ्टी के टॉप गेनर्स में यस सबसे ऊपर 3.25% के जंप के साथ निफ्टी का टॉप गेनर पोस्ट नंबर्स। एक तो Q2 का परफॉर्मेंस स्ट्रांग था, खास तौर पे मार्जिन जो कंपनी डिलीवर करे वो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर थे। सारे रिजल्ट्स वगैरह स्क्रीन पे चलेंगे, लेकिन इस कंपनी के MD और CEO अमित जिंगरन साहब ने से हमारे सहयोगी यश ने बातचीत करी। सुनिए मैनेजमेंट का क्या कहना है पोस्ट नंबर्स।
सर बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ से बात करने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस एक स्ट्रॉन्ग सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट्स के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में जब हमारा इंटरव्यू हुआ था आपने बताया था कि आपका अनुमान है कि कंपनी का जो APE है, रिटेल APE और VNB है 13 से 14% से ग्रो करेगा। इस बीच काफ़ी चेंजेस हुए, जैसे सबसे बड़ा GST चेंज जो हुआ है, उसके बावजूद आप सोचते हो कि ये जो गाइडेंस आपने दी थी 13 से 14% ग्रोथ की, उस पर आप कायम रहेंगे? अगर आप पहले हाफ के नंबर्स को देखें तो हमने APE बेसिस पे करीब IRP बेसिस पे करीब 7.2% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया है और ये ग्रोथ जो है ये पिछले साल के बहुत ही स्ट्रांग बेस पे आया है। आगे अगले हाफ ईयर में जो कंपनी की रणनीति है और जो हमने सितंबर के नंबर्स, इंडिविजुअल सितंबर मंथ के नंबर देखे हैं और जो अक्टूबर का अभी तक का ट्रेंड देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम 13 से 14% की ग्रोथ फोरकास्ट पर कायम रखते हैं। ओके, इसका मतलब ये भी होता है कि जो सेकंड हाफ है उसमें आपको तकरीबन 17 से 18% का ग्रोथ करना होगा, वो आपको पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है? अगर आप सितंबर महीने के नंबर देखें तो IRP बेसिस पे कंपनी ने करीब 20% की ग्रोथ रजिस्टर करी है और अक्टूबर के महीने में कई त्योहारों की छुट्टी के बावजूद जो अभी नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, और अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है क्योंकि एक हफ्ता बाकी है, अक्टूबर के नंबर भी हमको मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम पूरे साल के लिए अपने गाइडेंस पे कायम रहेंगे। ओके, एक मार्जिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, वहाँ भी आपने कहा था कि 26 से 28% का मार्जिन आप अनुमान लगाते हैं पूरे साल के लिए कंपनी के लिए। GST एक सबसे बड़ा अनसर्टेन फैक्टर हो गया उसमें, फिर भी 26 से 28% के मार्जिन गाइडेंस पे आप कायम रहते हैं? अगर आप पहले हाफ का नंबर देखें तो हमने 27.8% का VONB मार्जिन रिपोर्ट किया है और Q2 के लिए ये मार्जिन 28% पे था। ये मार्जिन GST के इम्पैक्ट के बावजूद है क्योंकि हमारे जो कंपनी के इंटरनल प्रोडक्ट मिक्स वगैरह हैं उन लीवर्स पे हमने काम किया है और वो एक काम अभी वर्क इन प्रोग्रेस ही है, हम उसको फर्दर इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं और इसकी वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपनी गाइडेंस 26 से 28% के रेंज में मेंटेन कर पाएंगे पूरे साल के लिए भी। ओके, एक तरीके से मैं सितंबर की बात करूं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग महीना रहा जिसने पूरे क्वार्टर का एक लुक बदल दिया पॉजिटिव डायरेक्शन में। अक्टूबर कैसा रहा है? APE और रिटेल APE दोनों की ग्रोथ की बात की जाए, सितंबर जितना स्ट्रॉन्ग रहता दिखता है आपको? सितंबर में हमारा इंडिविजुअल बिजनेस भी अच्छा था और ग्रुप में भी कुछ अच्छे डील्स हम कर पाए, लेकिन ग्रुप का नंबर जो है वो एक लंबी काइंड का बिजनेस होता है जो हर महीने आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। जहां तक इंडिविजुअल बिजनेस का सवाल है, अक्टूबर का महीना भी दोनों त्योहारों के अक्टूबर महीने में पड़ने के बावजूद एज ऑन डेट हमको नंबर्स अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर में भी हम सितंबर जैसे नंबर्स रिपोर्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये बात हुई SBI लाइफ के मैनेजमेंट से, आज का इंडेक्स का टॉप गेनर। ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद जब लौटेंगे तो ईडलवाइज AMC के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़ेंगे हमारे साथ। चलिए, बिग मार्केट वर्सेस कड़ी में आज हमारे साथ ईडलवाइज AMC के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हैं। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। त्रिदीप जी, बताइए, मार्केट में जो पिछले एक महीने में जिस तरीके का मूड माहौल शिफ्ट हुआ है पॉजिटिव साइड पर, उसका मेन कारण आप क्या मानते हैं और क्या आपको लग रहा है कि इस स्विंग में हम ऑल टाइम हाई फाइनली हिट करें और नए हाइज बनाएं, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी क्या? नमस्कार आनंद जी, आपके शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। दो कारण मैं मानता हूँ। पहली बात तो ये कि पिछले जो 12 महीने रहे उसमें एक ग्लोबल ट्रेड के लिए एक हेडविंड था कि डील मेकिंग की जगह डील हेडविंड्स हुए, काफी सारे टैरिफ्स लगाए गए।
मार्केट को ये सेंस आ रहा है कि अगले 12 महीने में ये हेडविंड शायद हट जाए, पूरे तरीके से शायद ना हटे, कुछ हद तक हटे, लेकिन जहां पे हम थे वहां से बेहतर हो। तो एक वो मैक्रो पॉजिटिव है। और दूसरा उससे भी बड़ा मेरे ख्याल में पिछले 1-1.5 साल से जो एक अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल चल रहा था इंडिया में, वो चेंज होने का रुझान है। अभी आप अगर देखें अर्निंग्स सीजन जो अभी बहरहाल चल रहा है, उसमें कुल मिला के 1 से 1.5% अर्निंग्स अपग्रेड अभी तक के नतीजों में देखने को मिला है, जो कि एक वेलकम चेंज है पिछले 2-3 क्वार्टरों के मुताबिक। तो अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो हो सकता है कि जो हमारे प्रीवियस लेवल्स हैं वो उसको छोड़ के हम आगे निकल जाए, बट आगे निकलने के लिए अर्निंग्स एस्टिमेट्स के अपग्रेड होने बहुत जरूरी हैं, जिसका कि इनिशियल दारोमदार पॉजिटिव है। 2 रीजंस कि वो ट्रेड टैरिफ रिलेटेड जो टेंशंस थी वो डीएस्केलेट हो रही हैं, कम हो रही हैं, और शायद आने वाले 12 महीनों में वो सरदर्द ना हो बाजार को, उस ऑप्टिमिज्म के साथ। और साथ साथ अर्निंग सीजन बाकी अब तक इतना गया है, या तो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस पे डिलीवर कर रहा है या फिर ज्यादातर कंपनी ने उससे कुछ ना कुछ बेहतर करके दिया है, तो एक उम्मीद जाग गई है। तो दिलीप सर, इसका मतलब अर्निंग्स अपग्रेड की साइकिल की शुरुआत हो गई है, ये कोई फॉल्स होप्स नहीं है ना? और अगर वो टैरिफ फ्रंट पे हमारे एंड पे भी सर्टेनिटी आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, तो और भरोसा बढ़ जाएगा। वो लिंगर ऑन करा तो थोड़ा बहुत इफ्स एंड बट्स लग गए, ऐसे रीड करूं इसको। जी, आई थिंक जो इनिशियल राउंड ऑफ अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल है उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप ऑटोज के नंबर देखें, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के नंबर देखें, तो एक इनिशियल अपग्रेड तो होता हुआ दिखता है। मेन सवाल आगे चल के 3 या 4 महीने में ये आएगा कि ये कितने हद तक सस्टेन करता है। लेकिन जो एक फैमिन सा बना हुआ था कि हम हर क्वार्टर पर क्वार्टर अर्निंग्स डाउनग्रेड देख रहे थे, उसका रुक जाना और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना, ये मार्केट के लिए इन इटसेल्फ एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और साथ में जो ट्रेड डील है उसमें थोड़े बहुत पॉजिटिव नॉइसेस जो आ रहे हैं, उससे आशा तो जरूर बढ़ी है। अब इन दोनों में ज्यादा अनसर्टेन ट्रेड डील रिलेटेड न्यूज फ्लो है, क्योंकि वो न्यूज फ्लो डिपेंडेंट है। अर्निंग्स में मेरे ख्याल में ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर Q2 और Q3 सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के नतीजे जो हैं वो पॉजिटिव रुख दिखाने के आसार काफी बेहतर हैं। ओके, त्रिदीप जी, इस समय आपके हिसाब से अगर किसी का लंबा नजरिया हो तो लीडरशिप कहाँ मिल सकती है? किन स्टॉक्स में या सेक्टर्स में आप बुलिश हैं इस समय? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, पिछले 3 या 4 साल में जो लीडरशिप रही है वो कैपिटल गुड्स की तरफ रही है, और वो इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट का रुझान था, एक इन्वेस्टमेंट था, वो काफी हद तक उस तरफ झुका हुआ था। लेकिन इस बजट से हमने एक चीज नोटिस करी कि थोड़ा सा वो रुझान कंजम्पशन की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसको अगर आप जो मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से उसको जोड़ करके देखें तो करीबन 50 to 60 बेसिस पॉइंट्स ऑफ जीडीपी उतना एक स्टिमुलस दिया गया है कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए। और अगर आप अगले साल देखें तो एक पे का जो रिवीजन आने वाला है पब्लिक सेक्टर के लिए, वो भी इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा। सो नेट सेक्टर लीडरशिप मेरे ख्याल से कंजम्पशन होगा, और विद इन कंजम्पशन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव रुख बनाएगा फ्रॉम अ सेक्टर लीडरशिप स्टैंड पॉइंट। ऑफ कोर्स उसमें काफी सारे सेगमेंट्स हैं, लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक सेक्टर में बोलना चाहूंगा जिसमें कि पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिल सकता है। कंजम्पशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी खास तौर पे वो पॉकेट है जो बढ़िया सरकार के रेगुलेटर के स्टेप्स का फायदा आगे भुना रहे होंगे। त्रिदीप सर, पता है कि अर्निंग्स, मतलब जहां नजर आ रही है अर्निंग्स विजिबिलिटी, वो स्टॉक्स वैसे ही महंगे हैं, वैल्यूएशन कैप्चर कर रहे हैं। आप लोग को मजा आता होगा उसमें जहां पे डार्क हॉर्सेस ढूंढ लो, मतलब जहां पे बाजार मान के नहीं चल रहा लेकिन आने वाले समय में बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज स्प्रिंग अप होगा। ऐसे कुछ डार्क हॉर्सेस आइडेंटिफाई करेगा आप लोगों ने? देखिए, डार्क हॉर्सेस के दायरे में मैं एक सेक्टर आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है आईटी सर्विसेज। अब देखिए, कुल मिला के जो एक्सपेक्टेशंस इस क्वार्टर में आने से पहले थे वो काफी घटे हुए थे। ऊपर से जो न्यूज फ्लो था ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काफी नेगेटिव था।
लेकिन अगर आप नतीजे को जोड़ करके देखें, जो भी कंपनीज ने अभी तक रिपोर्ट्स दिए हैं, उसमें 1 से 3% का अर्निंग्स अपग्रेड आया है। तो मेरा मानना है कि अगर कोई सेक्टर वर्सेस एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव डिलीवर कर सकता है अगले 6 से 12 महीने में, तो वो एक अगर आप कॉन्ट्रा कॉल तरीके से देखें तो वो एक आईटी सर्विसेज सेक्टर मैं बोलना चाहूंगा, जिसमें कि हम पिछले 3 से 6 महीने में अंडरवेट थे और वहां से थोड़ा बहुत अपनी पोजीशनिंग इंप्रूव किए हैं एज ए कॉन्ट्रा कॉल। इसका मतलब ये नहीं कि ये अचानक से ग्रोथ सेक्टर बन जाएगा, ग्रोथ रेट्स फिर भी इसके कम ही रहेंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैं, वो काफी गार्डेड है अपने 10 साल के हिस्ट्री के मुताबिक, और जो न्यूज फ्लो है वो काफी नेगेटिव है। थोड़ा सा भी इसमें अगर चेंज आया, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि यूएस डील वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें एक अच्छा खासा डेल्टा मिल सकता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट इमीडिएटली। ओके, मीनवाइल एसआरएफ के नंबर्स खराब लग रहे हैं और एसआरएफ का स्टॉक काफ़ी चला है एक्चुअली पिछले कुछ समय में। 388 करोड़ का प्रॉफिट है। ध्यान रखिएगा, मार्केट की एक्सपेक्टेशन करीब 425 करोड़ के करीब की थी। सेल्स में भी 3640 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है। जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो इससे करीब 200 करोड़ ज़्यादा थी, करीब 3800 करोड़ प्लस की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एसआरएफ के नंबर्स जो हैं वो थोड़े से मार्केट एस्टिमेट से कम हैं। और जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, 1 महीने में स्टॉक एक्चुअली काफ़ी चला है। तो उस हिसाब से अब एसआरएफ के केस में क्या होता है, एसआरएफ के केस में अगले दिन नॉर्मली वो कॉल करते हैं और उसके बाद ब्रोकरेजेस के व्यूज़ आते हैं, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ देर में वो जब ब्रेकअप देंगे, वो टेक्निकल उनका जो केमिकल बिजनेस है उसने क्या किया, टेक्सटाइल बिजनेस उसने क्या किया, आई थिंक उसके ऊपर थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जो अनुमान है उसके मुकाबले तो नंबर थोड़े से फीके ही हैं। 454 करोड़ का जो एस्टिमेट था उसके मुकाबले, और इवन जो एक्सपेक्टेशन थी सेल्स की उसके मुकाबले थोड़े से नंबर्स हल्के से यहाँ पे फीके ही लग रहे हैं। लेकिन खैर थोड़ा सा वेट करते हैं। त्रिदीप जी, स्पेशलिटी केमिकल्स ये हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, और यहाँ पर क्या व्यू है आपका? अंडरवेट है, लेकिन अंडरवेट है। हमारा मानना है कि ग्लोबल कैपेसिटी जो कुछ इन एरियाज में है वो काफी ज्यादा है। एक थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी बनी थी क्योंकि R32 एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें कि प्राइसेस थोड़े बढ़ गए थे, बट वो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी था। बट ओवरऑल फ्रॉम सेक्टोरल स्टैंड पॉइंट स्पेशलिटी केमिकल्स में हम अंडरवेट ही रहे हैं और वैसे ही पोजीशनिंग मेंटेन किए हुए हैं। ये है बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं केमिकल एज अ स्पेस में, कुछ बहुत एक्सपोजर है। खैर एसआरएफ के नंबर्स थे इसलिए उस पर चर्चा हुई, दबाव में वो स्टॉक इस समय काम काज करता हुआ। थोड़ा कन्फ्यूजन था रेफ्रिजरेटेड गैसेस को लेकर खास तौर पे, क्योंकि जब क्वार्टर की शुरुआत हुई थी तब तो प्राइसेस बहुत बढ़िया थे, पर वो जैसे क्वार्टर प्रोग्रेस करा अगस्त ऑनवर्ड्स, रेफ्रिजरेटेड गैसेस के प्राइसेस कोलैप्स होना शुरू हुए थे। इसलिए मिला जुला सा रुझान था, नंबर्स स्लाइटली डिसअपॉइंट करते हुए जो चर्चा हो गई। त्रिदीप सर, अभी क्या है, हालात पटरी पे तो आ रहे हैं, आपने भी मेंशन करा, रीजन स्पेसिफाई करे क्यों हालात पटरी पे आ रहे हैं, पर एफआईआईज ने सेलिंग रोक दी हो पर वो खरीदारी अभी शुरू नहीं हुई है, या वो शॉर्ट्स उधर वायदा में कवर हो रहे हो, कैश में सेलिंग का वो प्रेशर खत्म हो रहा हो। अब ये सब जब समीकरण बैठ रहे हैं, अर्निंग्स लौट रही है, आपको रीजन नहीं है ना। अब तो मान के चलूं आने वाले दिनों में शायद ऐसे ही अगर अर्निंग्स का अपग्रेड, क्योंकि वहीं से सरदर्द शुरू हुआ था, एक बार वो अर्निंग्स का अपग्रेड आना शुरू हो, शायद मोमेंटम मार्केट्स पकड़ रहा और शायद एफआईआईज लौट रहे हो, ये समीकरण ऐसे ही बैठ रहे होंगे। जी, आई थिंक देखिए, सभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का खासा ध्यान रहता है अर्निंग्स अपग्रेड या डाउनग्रेड्स पे। पिछले करीबन ये शुरू हुआ जून 2024 से, हम इलेक्शन साइकिल में गए, वहां से लेके अब तक एक अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल चला आ रहा है। इसलिए उसमें काफी हद तक एक जो एफआईआईएस का एक नेगेटिव फ्लो देखने को मिला, पर जैसे ही अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल घूमेगा, मुझे लगता है कि एफआईआईएस का रुझान बेहतर बनेगा। दूसरी बात यह कि अगर आप इंडिया का रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें वर्सेस ग्लोब, वो भी एक ऐसे लेवल पे आ गया है जहां से कि रिबाउंड आना शायद बनता है। उसमें एक अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल कैटलिस्ट बन सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगले 12 महीनों में एफआईआईएस का रुझान इंडिया की तरफ इंक्रीमेंटली शायद पॉजिटिव रहे, जो कि पहले काफी नेगेटिव हुआ करता था। ओके त्रिदीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आज बढ़िया तरीके से सारे डेवलपमेंट्स अपडेट शेयर करने के लिए। सौमिल कहाँ है? बहुत देर से सौमिल नहीं दिखे,
सोमेल, ये SBI लाइफ के मैनेजमेंट से रूबरू हुए थे, बातचीत हुई, अच्छा क्वार्टर था और मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि आने वाला ये बचा छमाई भी बढ़िया रहेगी। आज बढ़िया लॉन्ग्स बिल्डअप भी हो रहे हैं, स्टॉक में उछाल, ओआई बिल्डअप स्ट्रांग है। क्या लग रहा है, व्यू क्या बैठ रहा है? SBI लाइफ डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है। बहुत समय से ये एक रेंज में था। आई थिंक लास्ट 3 या 4 महीने से ये एक रेंज में था। ये रेंज ऊपर की तरफ अब टूट चुकी है इन द वीकली चार्ट्स, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। 2040 के ऊपर चल रहा है। इन द वेरी शॉर्ट टर्म डेली चार्ट्स पर भी एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है विद गैप। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट इसका होगा अराउंड 2000 के आसपास। उसके ऊपर भी डेफिनेटली जा सकता है, तो ट्रेल करके चलिए और पोजिशनली ये ट्रेड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में ट्रेड ना करें। ओके, पोजिशनली एक बाय का आइडिया होगा, नियर टर्म के लिहाज से नहीं। सतपुते साहब, जरा आप OMC टटोल के रखिएगा। सुबह चर्चा हुई थी, ट्रेड में खरीदारी करने की बात हुई थी मुनाफे की तैयारी में, और उसके बाद आज का सेशन देखिए कैसा है। मैं आता हूं आपके पास, आप मैप करके रखो कहीं ट्रेड के समीकरण बेहतर बैठ रहे हो तो। लेकिन अब क्योंकि हम अब सेशन की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, शुरुआत में टीज करा था मैंने कि एक बार रिविजिट करेंगे निफ्टी की चाल और स्ट्रैटेजी को। लार्जली अब वो रिकवरी के बाद वो कंसोलिडेट ही कर रहा है। कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स के अब तक के समीकरण, और अब हमारी अब स्ट्रैटेजी क्या होगी कल सुबह के लिए? देखिए, क्लोज बहुत शानदार है। हाँ। मैं बताऊं ना, क्लोज उस लेवल का है जो हमें चाहिए, क्योंकि अब इसमें अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी करेंगे, चाहे तो अपने आप को हेज कर लें ओवरनाइट, अगर आपको रिस्क को बचाना है तो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि हेज भी करना चाहिए, आपको ज़बरदस्ती हेजिंग कॉस्ट ही ऐड होगी। और ये एक परफेक्ट पोजीशन है कल अगर आपको 100-150 पॉइंट का गैप अप मिल जाए तो। ग्लोबल क्यूज अच्छे हों, FIs की और शॉर्ट कवरिंग हो, एक्सपायरी डे हो, सब कुछ ठीक ठाक बैठा हो, आप एक बार 26,000 क्रॉस करेंगे आप, तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद आप रुकने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए अपनी पोजीशंस को कैरी करें निफ्टी में। देखिए, बाज़ार में सेक्टर रोटेशन है बीच बीच में, लेकिन है ब्रॉड बेस्ड। अगर आप देखें मार्केट, तो आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि कोई स्टॉक किसी दिन चल रहा है, कोई स्टॉक किसी दिन चल रहा है, लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है निफ्टी को। तो सेक्टर रोटेशन के साथ साथ एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग है मार्केट में, और इस वजह से मैं तो हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि यहाँ से गिरावट कितनी है और अपसाइड कितनी है। आई थिंक 25,800 आज भी लो देखिए 25,827 का ही है, तो 25,800 के करीब की आपकी गिरावट है, जो यहाँ से करीब 200 पॉइंट 150-200 पॉइंट नीचे है। और अपसाइड मुझे लग रहा है यहाँ से 1000 पॉइंट की है, क्योंकि एक बार 26,000, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, 26,000 से 26,200 270 का वो जो जोन है ना, उसमें थोड़ा मार्केट को टाइम लगेगा, लेकिन एक नज़र आपकी ट्रेड डील पर भी रहेगी। तो गिरने को मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 200-250 पॉइंट है, और चलने के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से 1000 पॉइंट है। तो इसके लिए मेरा ये व्यू रहेगा कि निफ्टी में अपनी पोजीशन को कैरी करिए, तो वो एक आपके लिए अच्छी अप्रोच रहेगी। चलिए एक काम करते हैं, अब कल की ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर BTSC ट्रेड्स लेंगे फटाफट। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है, उनमें सबसे पहले REC स्टॉक बिल्कुल डेज हाई की तरफ इंचअप कर रहा है, और डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो यहाँ BTST का रिकमेंडेशन वो दे रहे हैं 380-85 तक के टारगेट्स के लिए। नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स की खरीदारी की वो एडवाइस दे रहे हैं, तो ये काउंटर है जो डीलर्स के रडार पे है। इसके अलावा भारत फोर्ज, काफ़ी सारे HNIs यहाँ आज खरीदारी कर रहे हैं। 1320 से लेकर 1340 तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ भी खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं। ओके, भारत फोर्ज ये एक अच्छे मोमेंटम में समय स्टॉक। शुक्रिया यतिन। BTST STBT ट्रेड्स लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ और स्टॉक्स की बात होगी। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? आई थिंक मुझे पसंद है इस वक्त वो MCX ट्रेड कर रहा है 9,300, 100 रुपीज का स्टॉक देना चाहिए। 9,200, 9,295 की ट्रेड कर रहा है, 95 रुपीज का स्टॉक है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 9,500 पे MCX 1:2। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। MCX सुबह भी ट्रेड लिया गया था, प्रिफर्ड पिक थी। अब जाते जाते भी कैरी करने की बात BTST गाबा सर के सौजन्य से, और सुबह चर्चा भी हुई थी, वो नया वो ऑप्शन लॉन्च किया है बुलियन, सोने और चांदी का, उसी का उत्साह है स्क्रीन पे, और कैपिटल मार्केट स्टोरीज बढ़िया कर भी रही है। सतपुते साहब, क्या ले जा रहे हैं? BTST STBT और कौन सा? सतपुते साहब बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आइडिया नहीं आ रहा क्या? हाँ, मैंने उनका नाम ही नहीं सुना, और मैंने खुद का नाम ही फेडर डाउन कर रखा होगा। आप बताओ, BTST STBT है? ओके, आशीष जी या BTST, आशीष जी, KPIT टेक्नोलॉजीज मुझे लगता है एक बेहतरीन चार्ट है। जो सेल था, या आप कह सकते कि जो बेयर था, वो थोड़ा सा
यहाँ पे बेल ट्रैप दिखता है। मुझे लगता है ये 1200 के ऊपर और चलेगा। 1208 का इसका क्लोज आ रहा है, 1208 के आसपास ये चल रहा है, क्लोज नहीं 1208 पे चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू 1200 हमारा स्टॉप लॉस होगा 1195 का, और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लेके जाइए एज ए बीटीएसटी। इसका टारगेट जो होगा वो रहेगा करीबन 1240 का, 1240 1250। आईटी टेक, ये हो गई राजेश जी की पिक। शिल्पा जी आप क्या कैरी कर रही हैं कल के लिए? यहाँ पे बीटीएसटी पेटीएम में रहेगा 1300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है इन फ्यूचर्स। यहाँ पे 12.80 के स्टॉप लॉस से आप इसको एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से भी ट्रीट कर सकते हैं। मुझे लगता है 1345 से 1360 इसको नवंबर सीरीज में आप आते हुए देखेंगे। पेटीएम मानस कौन सा? तो देखिए अशोक लेलैंड के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। 10 बजे के शो में भी मैंने आप रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन जिस तरह का क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, आई थिंक इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 141 रुपए 20 पैसे के आसपास अशोक लेलैंड का फ्यूचर चल रहा है। 139.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 145 145 रुपए के टारगेट। ओके, सोमिल आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? कैपिटल मार्केट थीम में सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो बीएससी मुझे अच्छा लग रहा है। एक परफेक्ट फ्लैग पैटर्न बना है और मुझे लगता है वो ऊपर की तरफ टूटेगा। बीएससी में जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो अराउंड 2440 पे रखेंगे और टारगेट होगा 2750। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। पालवे साहब आपका पिक भाई साहब? तो आशीष जी यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को एज ए बीटीएसटी बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है और अब डे हाई की तरफ ही स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है यहाँ से 1530 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है नवंबर फ्यूचर। तो रिलायंस इंडस्ट्री नवंबर फ्यूचर बाय करने की सलाह है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 1530, ऑन द डाउन साइड 1475 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके रिलायंस, चलिए ये हो गई अब आपके लिए कुछ बीटीएसटी ट्रेड्स। एक बार जाइडस लाइफ लेकर आइए जरा। आज सुबह स्पॉटलाइट स्टॉक था हमारा ये जाइडस लाइफ, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हो रहा है ये स्टॉक। और एक बार आप एसबीआई लेकर आइए। एसबीआई में एक फ्रेश ब्रेकआउट की सेंस बन रही है यहाँ पर। ये एसबीआई का फ्रेश ऑल टाइम हाई होगा, जो आज का हाई है 922। अब ये कंफर्टेबली, याद रखिएगा इसने पिछले साल सितंबर में लगाए थे, जून में लगाए थे ऑल टाइम हाई, और उसके बाद से ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रगल किया था। अब एक फ्रेश ऑल टाइम हाई पर 922 पर इस समय स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में इस समय एसबीआई का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इस पर एक व्यू ले लेता हूँ। शिल्पा जी, लॉन्ग टर्म टेक्सचर इसका लग रहा है 1000 के ऊपर निकलने के चांसेस हैं अब यहाँ पर। अगर पोजिशनली किसी को लेना हो यहाँ पर 3-4 महीने के व्यू से, तो क्या कैरी करें इसको? जी बिल्कुल अनुज जी, इसको इनफैक्ट दिवाली पिक्स में मैंने रेकमेंड किया था 855 लेवल्स के लिए। फर्स्ट टारगेट था 920 का एंड देन द एक्सटेंडेड टारगेट्स आर 980 to 1020। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 1000 के लेवल्स आपके आ रहे हैं। किसी ने लिया है तो आप उसको 880 तक उसको ट्रेल कर लीजिए अपना स्टॉप लॉस एंड स्टे लॉन्ग। 980 से 1000 अभी नेक्स्ट टारगेट्स। एसबीआई रखिए रडार पे, क्या मूव्स बनने शुरू हुए। ये देखिए एकदम से जाते जाते 921 पे समय कामकाज। शिल्पा जी का दिवाली का पहला टारगेट तो अचीव हो गया है। ये क्या दिवाली से भाई दूज तक का टारगेट था क्या? जो भी है बढ़िया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक, स्टाइलम इंडस्ट्रीज। जल्द जापानी कंपनी, कैसे कहूंगा इसको, आइका कोग्यो की हो सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दोनों कंपनियां जल्द डील का ऐलान कर सकती हैं। इसी पे ज्यादा डिटेल्स लेकर यश जैन रेडी हैं। यश बताइए भाई, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, आने वाले समय में एक बड़ा ट्रांजैक्शन हमें देखने मिल सकता है। इंडियन लिस्टेड स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ और जापानीज़ प्लाईबोर्ड और बिल्डिंग मटेरियल्स मेजर आइका कोग्यो के बीच में सीएनबीसी टीवी 18 ने ये स्टोरी पे पिछले साल रिपोर्ट किया था, पर फिर ये स्टोरी, ये जो ट्रांजैक्शन था वो एक रोड ब्लॉक को हिट हो गया और अभी 2 से 3 महीनों पहले ही ये ट्रांजैक्शन फिर से रिवाइव किया गया है। इस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत
स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ जो इंडियन लिस्टेड कंपनी है उसमें आइका कोग्यो एक कंट्रोलिंग स्टेक यानी कि 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी लेने को मूव कर रही है। इस 51% की हिस्सेदारी जो है उसमें से तकरीबन 25% प्रमोटर्स जो है स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ के उनसे खरीदा जाएगा आइका कोग्यो के द्वारा। उसके बाद एक ओपन ऑफर ट्रिगर होने की संभावना है जिसमें आइका कोग्यो 26% हिस्सा लेने की कोशिश करेगी। अगर वो पूरा 26% हिस्सा ओपन ऑफर के द्वारा आ जाता है तो ऑफ कोर्स जो 51% या कंट्रोलिंग स्टेक लेने की इच्छा है आइका कोग्यो की वो पूरी हो जाएगी। पर अगर वो 51% में कुछ हिस्सा बच जाता है ओपन ऑफर के बाद भी तो प्रमोटर से वो बाकी का हिस्सा खरीदा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो तकरीबन 2200 से 2500 रुपये पर शेयर पर होने की आशंका है, ऐसा हमारे सूत्र हमें बताते हैं। और जैसा मैंने कहा इसके जो कॉन्वर्सेशंस है वो एक एडवांस स्टेज पर दोनों कंपनीज़ के बीच में पहुंच चुके हैं। हमने जो दोनों पार्टीज़ है उनको इस स्टोरी पे लिखा भी है, आइका कोग्यो और स्टाइलम इंडस्ट्रीज़। एक रिप्लाई दोनों कंपनीज से अभी भी अवेटेड है। चलिए, ये सुगबुगाहट पहले थी, किन्हीं वजहों से पेंच फंसा, डील नहीं हो पाई, लेकिन अब वापस दोनों नेगोशिएशन टेबल पे आते हुए इस कंपनी के करंट प्रमोटर्स और जापानीज एंटिटी, और इस बार लग रहा है ये डील एक्चुअली फ्रुक्टिफाई हो रही होगी, ऐसा यश गैदर करते हुए रखिए स्टाइलम। और ये रीज़न है कि दिन के हाई 7-7.5% की मजबूती के साथ इस समय स्टॉक कामकाज करता हुआ। अच्छा, आज सुबह सारे समीकरण जब दिखा रहे थे तो क्योंकि ट्रेड डील की ऑप्टिमिज्म थी चाइना यूएस की, तो कच्चा तेल इंच अप कर रहा था। क्रूड लेकिन भाई साहब वापस करेक्ट कर गया है, अच्छा खासा $65 की तरफ वापस आ रहा है, जबकि रशियन सैंक्शंस लगे इतने सारे, ऊपर से ट्रेड डील के ऑप्टिमिज्म है, डिमांड बढ़ने के, उसके बावजूद क्रूड का ये हाल है। और इसीलिए ओएमसीज गजब आउट परफॉर्मेंस के मूड में। ये देखिए बीपीसीएल, लाइए एचपीसीएल, आईओसी, कितनी बार कितने लंबे समय से बिग स्टॉक्स पे चर्चा हुई, सब कुछ हुआ, और ये देखिए आप हर तरह के ये सब अपने हाईस के इर्द गिर्द काम काज करते हो। आईओसी के तो आज नंबर्स अवेटेड हैं और इसकी एक टैक्स केस भी जीता है, लेकिन सारे के सारे ओएमसीज बढ़िया करते हुए। सतपति साहब, मैप किया आपने क्या? हाँ आशीष जी, किया मैंने। उसमें से जो मुझे इन पर्टिकुलरली अच्छा लग रहा है दैट इज बीपीसीएल। हालांकि डेज हाई पे खड़ा है, लेकिन इसका चार्ट बेहतरीन है। जो पिछले 10 दिनों में इसमें हुआ तो क्या था आशीष जी, कंसोलिडेशन था और एक ब्रेकडाउन था, और वो जो ब्रेकडाउन था दैट वाज अ बेयर हैमर, और आज एग्जैक्टली इसके उल्टा हुआ है। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे बेयर ट्रैप है। तो चार्टिकली 340 के ऊपर बीपीसीएल का जो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रिगर हुआ है, जिसका टारगेट आप कह सकते हैं 350 से 355 का है। तो अगर एक ट्रेड लेना है देन दैट विल बी बीपीसीएल। एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, 340 का ब्रेकआउट था, 338 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, चलिए, तो ये इस समय एक आपके लिए व्यू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। मीनवाइल एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है रॉयटर्स पर, अभी हम उसको लेंगे नहीं क्योंकि, लेकिन वो काफ़ी स्पेकुलेटिव स्टोरी लग रही है, लेकिन वो एक और कारण हो सकता है पीएसयू बैंकों में इस तरीके की रैली का। मीनवाइल एक बार जरा लेकर आइए आप मारुति सुजुकी का चार्ट इंट्राडे में। मारुति के भी इसी हफ्ते नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं और मारुति में इस समय एक अच्छा मोमेंटम इस समय आपको ट्रेड में, ये देखिए, ये 16,400 के करीब निकलता हुआ मारुति इस समय। पालवे जी, मारुति पर क्या व्यू बन रहा है? तो बिल्कुल अनुज जी, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक अब डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड बन सकती है। 16,640 16,750 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए पोजीशन कैरी की जा सकती है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस जो रखना होगा नवंबर फ्यूचर में, वो होना चाहिए करीब 16,350 के आसपास। मारुति बढ़िया मूव्स बन रहे हैं अहेड ऑफ नंबर 16,400 पे ये स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ। जिस मैनेजमेंट से रूबरू कराया था एसबीआई लाइफ, वो डटा खड़ा हुआ है। ग्रासिम जिसकी चर्चा करी थी, क्यों पॉजिटिव रिएक्शंस दे रहे हैं, ये स्टॉक 3.25% उछाल है। रिलायंस ने सुबह जो तेजी दिखाई थी पूरे दिन इंटैक्ट रखी है, 2.25% की मजबूती के साथ वो दिग्गज ट्रेड करता हुआ। ग्रासिम हिंडाल्को अपने गेन्स। अच्छा, टाटा मोटर्स पीवी को लेकर यूके
से अपडेट ये आ रहे थे कि जो वो बार बार वही अपडेट आ रहे हैं कि जो कमर्शियल गारंटीज देंगे उसको यूके सरकार बैक करेगी, लेकिन अब तक कितना इम्पैक्ट है वो पैसेंजर व्हीकल धंधे पे, वो साइबर अटैक का, वो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन 2% के आसपास टाटा मोटर्स भी उस मूव दिखाइएगा इंटरडे, 0.25% मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स पीवी मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। ठीक है, इटर्नल आज सुबह से हरकत में 2% के आसपास का मूव इटर्नल में। आईटीसी सुबह मार्क भी कर रहा था, बढ़िया लॉन्ग्स भी इनिशिएट हो रहे हैं। अब 1% की मजबूती के साथ आईटीसी ऑलमोस्ट 420-421 के जोन्स पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आपको। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स थे। टाटा ग्रुप की कई सारी एंटिटीज हैं दरअसल, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, ये सब 1.25 से 2% की बढ़त के साथ आज एक साथ कामकाज करते हो। सारे मेटल्स बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए। एलटीआई माइंडट्री $10 करोड़ का एक ऑर्डर बैक करती हुई ये कंपनी, 0.25% का उछाल। रहिए मानस, एलटीआई माइंडट्री, वैसे आज आईटी के लिए दिन भी अच्छा है। ऑफ लेट एक्सपर्ट भी बोले, अभी भट्टाचार्य साहब कह रहे हैं डार्क हॉर्सेस में बेट करना है तो कहीं आईटी हो सकता है। एलटीआई माइंडट्री कैसा लग रहा है? 100 रुपए का अप मूव देना है। तो देखिए पिछले करीब 5-6 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। ट्रेंड पहले से ही पॉजिटिव है और आज के कैंडल को देख के लग रहा है कि शायद रैली रिज्यूम हुई है, तो एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 5550 के नीचे लगे रहेंगे और आप उम्मीद कर सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला तो कम से कम 5900 तक के टारगेट एलटीआई दिखा देगा। ओके, एलटीआई माइंडट्री। चलिए एक पॉसिबली आखिरी चार्ट चेक और उसके बाद फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक बार कैनरा बैंक का चार्ट लेकर आइए जरा। एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक दिखा दीजिए। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो रॉयटर्स की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि शायद 49% तक एफडीआई अलाउ की जाए पीएसयू बैंकों में। पीएसयू बैंकों में हम लगातार पॉजिटिव रहे हैं। आशीष एक व्यू भी लिया है कि इसको आप एज चाहें तो ईटीएफ अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, कोई भी एक पीएसयू बैंक आप उठा के देख लीजिए, सबके सब इस समय डे हाई पर दिखाई दे रहे हैं। इस समय शानदार मोमेंटम। इनमें से अगर कोई एक कैरी करना हो गाबा सर पीएसयू बैंकों में, तो कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट है? आपने कैनरा बैंक का नाम लिया, वाकई में यहाँ पर एक हाई टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। 129.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब भी किसी को लेना है, आप राइट नाउ 128 का स्टॉप लगाइए। मुझे लगता है 135 पार कर लेगा, यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं नजर आता है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है कैनरा बैंक। ओके, कैनरा बैंक ये हो गया आपके लिए एक इस समय भी ऊपर। चलिए अब एक काम करते हैं, एक फटाफट चलते हैं वॉल पर मार्केट क्लोज के लिए। और निफ्टी करीब करीब 180 पॉइंट ऊपर 25,978, यानी कि करीब करीब 26,000 के आसपास ही क्लोजिंग हो रही है यहाँ पर। 185 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर। ऑलमोस्ट 1% के मूव्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिले। निफ्टी आईटी ये भी करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर, करीब 0.5% का मूव निफ्टी आईटी में। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर था और स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी करीब करीब 0.25% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप एडवांस डिक्लाइन देखिए, वो भी अच्छा था, 1500 बढ़ने वाले शेयर और करीब करीब उतने ही गिरने वाले शेयर्स। टॉप गेनर आज सेक्टोरल मूवर्स में एकदम से लास्ट में देखिए पीएसयू बैंकों में अच्छा मूव आया, करीब करीब 3.25% की रैली। ऑयल एंड गैस ये भी 1.5% ऊपर, कैपिटल मार्केट में भी 1.5% की रैली। रियल्टी, मेटल्स और निफ्टी बैंक सब में शानदार रैली आपको देखने को मिली। अब आ जाइए लूजर्स पर। डिफेंस करीब करीब 2.5% नीचे था और फार्मा ये भी हल्का सा नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी गेनर्स पर आते हैं। निफ्टी गेनर्स में ग्रासिम 3% ऊपर, एसबीआई लाइफ 3%, भारतीय में 2.5% की रैली थी। एसबीआई, रिलायंस और इटर्नल सब में 2 से 2.5% की रैली आपको देखने को मिली। इसके अलावा लूजर्स पर आते हैं। कोटक बैंक करीब करीब 0.25% नीचे, बीईएल, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स इनमें भी करीब करीब आपको हल्के से लॉसेस देखने को मिले। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट के लिए एक शानदार सेशन, एक ज़बरदस्त सेशन। आशीष, बढ़िया हफ्ते का, नए हफ्ते का आगाज। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन, कल हम निफ्टी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। जुड़िएगा उसके लिए। पैनल का धन्यवाद, जुड़ने के लिए आप सब दर्शक गण का धन्यवाद, बने रहने के लिए। इस नोट पर इस प्रोग्रामिंग को यहीं रोकते हैं, लेकिन सीएनबीसी आवाज़ पे कमोडिटीज़ का डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार। नमस्कार।